ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन शॉट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री यार। आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से लेके केमिकल काइनेटिक्स जितने भी सारे के सारे चैप्टर्स हैं आपको मैं सारे के सारे पढ़ा दूंगा यार। और मैं आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लूँगा यार, और आपको हर एक चीज़ कवर करा रहा हूँ, मॉडर्न फॉर्मूला से लेके मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हर एक चीज़। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात ध्यान रखना, आज भाई मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा स्टडी मटेरियल है जो भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और उस चीज़ को हम लोग बेसिकली पहले मोल कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर भाई मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, मज़ा आने वाला है यार। तैयार हो जाओ, पेन को भी बाहर निकाल लो और भाई चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और आखिरी में केमिकल काइनेटिक्स हम लोग जा रहे होंगे। एक बात और, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम इस सेशन के अंदर नहीं है भाई, वो हम कभी और ले रहे होंगे। ठीक है, हम बेसिकली सारे के सारे चैप्टर्स ले रहे हैं, बस केमिकल का बस थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब आने चलते हैं, बात करते हैं पहले मोल कॉन्सेप्ट के बारे में यार। क्या है बेसिकली, बड़ा सिंपल है। पहले बात करो कॉन्सेंट्रेशन टर्म। पहले तीन बताता हूँ आपको, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बताता हूँ। पहली बात क्या कि तीनों में ही ना यार दो चीज़ तो कॉमन है, ऊपर सॉल्यूट आएगा और नीचे सॉल्यूशन आएगा। ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन आएगा, ऊपर सॉल्यूट आएगा, नीचे सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या बात है, अगर यहाँ पे वेट अपॉन वेट है तो भाई यहाँ पे वेट अपॉन वेट आ जाएगा। यहाँ वेट अपॉन वॉल्यूम है तो भाई यहाँ पे वेट अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है तो भाई यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। इन सब के अंदर 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? बिकॉज यहाँ पे भाई क्या है, बिकॉज भाई यहाँ पे है परसेंटेज। क्लियर है? अच्छा, आप समझना एक मोमेंट बात कि मेरे भाई, हाँ, मेरे भाई जो वेट है वो हमारा ग्राम के अंदर आएगा और जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा ml के अंदर हमेशा आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं भाई मोल फ्रैक्शन के बारे में। बड़ा सिंपल सा है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन हम बेसिकली x से डिनोट करते हैं। अगर आप ऐसा समझो कि एक सोल्यूशन के अंदर a और b दो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे हम लोग भाई b को बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, और a को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। समझते जाना बड़ा ईजी है। अब मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ। कैसे निकालूंगा? मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। ठीक है, या फिर अगर एक्स भी निकालना तो कैसे निकालूंगा? मोल ऑफ यू अपॉन टोटल मोल्स। सिंपल। आगे चलते हैं। मोलैरिटी क्या होता है भाई? बड़े एम से हम डिनोट कर रहे होते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और बड़ा एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बढ़िया। अब एक बात समझना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, और ध्यान रखना क्या है कि लीटर के अंदर ही वॉल्यूम आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मोलैरिटी की बात करता हूँ मैं आपसे। मोलैरिटी इज व्हाट, सॉरी, मोलैरिटी को भाई हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पर सॉल्यूशन है भाई, यहाँ पे सॉल्वेंट है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट आ रहा होगा। यहाँ पे जो मास है आपका भाई केजी के अंदर आ रहा होगा, ग्राम में नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन बेसिकली क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, ये बेसिकली मेरे भाई वेट बाय वेट की तरह ही एक चीज़ है यहाँ। यानी कि इसके अंदर ऊपर भी वेट आएगा, नीचे भी वेट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, सेम आएगा। बस कुछ नहीं करना, समझते जाना। वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। बस फर्क क्या है भाई? फर्क है कि भाई मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10⁶ है ना, तो भाई यहाँ पे 10⁶ कर दिया। बिलियन का मतलब क्या हो गया? 10⁹, यानी कि भाई मेरे को यहाँ पे 10⁹ करना है। सिंपल, दैट्स इट। इतना आसान है भाई। क्लियर है? आगे चल जाऊँगा, बहुत बढ़िया। बात करते हैं भाई नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होता है यार? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट भाई हम लोग जनरली वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक और ईजी फॉर्मूला है, वो क्या है? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, अच्छा, आपको मोलैरिटी पता है क्या होता है? एन फैक्टर क्या होता है? देखो बेसिकली ना क्या होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए एन फैक्टर अलग अलग होता है। मैं आपको समझाता हूँ। पहले एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? कितने H+ आयन आए हैं सॉल्यूशन के अंदर, है ना। या फिर बेस के लिए क्या होता है? कितने OH- आयन आए हैं सॉल्यूशन के अंदर। समझाता हूँ अभी, हाँ। और सॉल्ट के अंदर क्या होता है कि कितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। ये एक बीकर है, ठीक है भाई। अगर इसके अंदर लेट से 3 HCl मारे, है ना, तो भाई कैसे टूटेगा ये? 3 HCl, 3 H+ और 3 Cl- आएगा, राइट, है ना। तो भाई कितने H+ आयन आए हैं सोल्यूशन के अंदर भाई? वो है एन फैक्टर। यानी कि भाई इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बिकॉज में यहाँ पे 3 क्या बोलते हैं H+ आयन आए हैं। ठीक है, अच्छा जी, बात समझ में आती है ना। अगर ऐसे ही बेस है कोई कि भाई यहाँ पे 3 NaCl है, या फिर चलो 4 NaCl है ना, NaCl, तो भाई कैसे टूटेगा? NaCl नहीं, 4 NaOH है, सॉरी NaOH है ना, तो OH- और Na+ है ना। तो भाई कितने OH- हो गए यहाँ पे? 4 OH- हो गए और 4 Na हो गए टूट करके, है ना। तो भाई कितने OH- आ गए यहाँ पे? 4, है ना। तो भाई बेसिकली पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट, है ना। और ऐसे ही भाई हमारा होता है सॉल्ट के लिए, है ना, कि भाई एक बीकर है, मैंने कहा हाँ जी है, NaCl है सॉल्ट, है ना,
और भाई बेसिकली लेट्स में यहाँ पे 5 है ना, तो भाई Na+ और Cl- कैसे ढूंढेंगे, 5 Na+ हो जाएंगे और 5 Cl- हो जाएंगे। अब समझना कितने पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि भाई या तो आप मेरे भाई पॉजिटिव वाला ले लो या फिर आप नेगेटिव वाला ले लो। कितने भाई यहाँ पे बेसिकली मेरे को 5 दिख रहे होते हैं, तो भाई यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। तो भाई मेरे को इनफैक्ट यहाँ पे 5 मिल गया। ऐसे आपको बातों को समझना है और आगे चलना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े ना यार, है ना, उनमें से कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान समझना, जितनों के भी अंदर भाई वॉल्यूम आता है, ध्यान से समझो, जितनों के भी अंदर मेरे भाई वॉल्यूम वी दिखेगा, जितने के फॉर्मूला के अंदर आपको वॉल्यूम दिखेगा, वो होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि ये वाले टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और ये वाले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो रहे होंगे। याद रखनी, डायरेक्ट मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म 3 है। पहले समझो वेट बाय वेट एंड मोलारिटी के बीच में क्या है, क्या रिलेशन है समझना। वो क्या है पहले समझ लो कि मोलारिटी इक्वल्स टू 10 AD अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मैं समझना यहाँ पे ए क्या है, बेसिकली भाई ए है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे भाई ए है हमारा वेट बाय वेट, ठीक, वेट बाय वेट परसेंटेज, डी इज व्हाट डेंसिटी, है ना, और आपका जो एम है क्या है, मोलारिटी है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब समझना इसको यार याद कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा आसान है। इसको जरा उठा के यहाँ लेके चलते हैं और आपको एक निमोनिक याद करना है। वो क्या है निमोनिक है, मॉम इक्वल्स टू बैड। अब मैं आपको इससे मैं रिलेट कैसे करा समझाता हूँ, बट सुनो। मैं यार पहले मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, एम इक्वल्स टू 10 AD। इतनी बात क्लियर है ना भैया। एम कैसे हुआ, पहले एम को मैं यहाँ ले गया, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि 10 AD आएगा, हाँ। अब समझना, ध्यान रखना है आपको कि बेसिकली यहाँ पे ना आप एक तो ओ लगा दो बीच में, किसी और कलर से कर दूंगा, समझते जाना, बीच में ओ लगा दो जिससे कि हम कुछ मीनिंगफुल बना पाए, ना, तो ये आ जाएगा। और ध्यान से इस 1 को उठाकर भाई अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो कैसा रहेगा, तो अब देखो समझना मैटर क्या हुआ ना दोस्त, हुआ क्या, आप कहाँ गया, भाई मॉम इक्वल्स टू बैड हो गया। आपको निमोनिक क्या करना है, मॉम इक्वल्स टू बैड, खत्म, ठीक है। जैसे हमने लिखा, आपने लिख दिया। अब भाई इस वाले 1 को उठा के ऐसे यहाँ तो भाई तो 10, और भाई इस वाले 0 को उठा के, सॉरी मतलब इस वाले 0 को आप हटा के वो कर दो, सिस्टम सेट कर दो। बात समझ में आती है, तो भाई ऐसे आपको करके ये चीज़ याद हो जाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलूँ, सिस्टम सेट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं दोस्त। मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी के बीच में क्या सिस्टम है कि स्मॉल m इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको इसको एज इट इज याद रखना है, इसका कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। फिर से बोल दूं, स्मॉल m इज व्हाट, मोलारिटी। क्लियर, आगे चलो। बड़ा m और स्मॉल m के अंदर क्या वो है रिलेशन, क्या कि मोलारिटी इक्वल्स टू d स्मॉल m अपॉन 1 प्लस स्मॉल m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन 1000। देखो यार, मैं फिर से बोल दूँ इस बात को कि आपको इसको एज इट इज याद रखना है, इसका कोई डायरेक्टली कुछ ट्रिक नहीं है, ठीक है। आपको कुछ इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा, ठीक है। डी हमारे यहाँ पर डेंसिटी है, बड़ा m मोलारिटी और छोटा वाला m मोलारिटी है। आगे चलते हैं। अब कुछ बेसिक बातें, क्या तो भाई मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, जो आपको पता ही है भाई। मास किस में होना चाहिए, ग्राम के अंदर होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक और भाई छोटा सा फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन, ठीक है। नंबर ऑफ एंटिटीज, कुछ लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ एंटिटीज या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक ही बात है। एन ए क्या है भाई, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। एन इज व्हाट, दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। लेट्स से पहले समझ लो सवाल कैसा आ सकता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन दे दिया कि Na2CO3 है, बताओ कि इसके अंदर कितना परसेंट Na है। बड़ा सिंपल है, आपको मैं बताता हूँ। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एटम में क्या होता है, जिस भी एटम का आपको पूछा जा रहा है क्या करना है, उसका एटॉमिक मास लिखो इंटू नंबर ऑफ एटम्स लिखो और अपॉन मोलर मास लिखो और इंटू 1000 कर दो। समझाता हूँ कैसे करा है, समझना। मुझे भाई परसेंटेज ऑफ Na चाहिए, है ना, अब समझना। सॉरी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एटॉमिक मास कितना होता है, Na का एटॉमिक मास होता है भाई 23, राइट। और भाई कितने नंबर ऑफ एटम है, देखो भाई इसके अंदर चेक करो, 2 हैं, तो भाई यहाँ पे 2 आ गया, राइट। और अपॉन नीचे भाई क्या आता है, मोलर मास, है ना। भाई मोलर मास आप निकाल सकते हो इजीली। मोलर मास कैसे निकालते हैं भाई, Na का मोलर मास होता है 23 और कितने हैं, 2, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 आ गया। फिर कार्बन एक ही है और भाई 12 होता है, तो भाई 12 × 1 और O3 है, तो भाई 16 × 3, राइट। इसका सल्फर हो गया आपका 43.3% आ रहा होगा, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर Na का कितना परसेंटेज है, 43% इसके अंदर Na है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं डेंसिटीज़ के बारे में। बेसिकली भाई देखो, आपको देखो पूरा समझ में आ रहा होगा, है ना, कि हमने इतना कर लिया है ना, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। आगे चलते हैं, ठीक है।
बात करते हैं डेंसिटीज के बारे में। दो तरह की डेंसिटी होती हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। पहली बात करते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में। पहले समझो, फॉर सॉलिड ऑफ ए लिक्विड एब्सोल्यूट डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। आपने इसको जो ट्रेडिशनल आप पढ़ते हो कि डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, वही है। फिर से बोल दूँ, मास ग्राम में है, वॉल्यूम ml में होता है। आगे चलते हैं, फॉर गैसेस क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू PM अपॉन RT। अब यहाँ पे समझ लो, P हमारा यहाँ पे प्रेशर है, M मोलर मास है, R है 0.083 और T हमारा है टेम्परेचर इन वॉट, केल्विन। क्लियर, आगे चलो। अब देखो, एक हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी हमारा डन हो गया। अब भाई बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। ठीक, चलो ठीक है। हाँ, एक बात और कि आपको रिलेटिव डेंसिटी को भाई प्यार से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब समझना, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी क्या मानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ पानी एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, इसको आपको ऑलरेडी याद रखना है। अब बात करते हैं गैसेस के लिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस इज व्हाट, कि दोनों ही गैसेस का आपस में मोलर मास का रेशियो है ना, कि भाई एक का मोलर मास का रेशियो अपन दूसरे का मोलर मास, राइट। तो मोलर मास ऑफ गैस इज व्हाट, m। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा, वेपर डेंसिटी एक चीज़ होती है, व्हाट इज वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज बेसिकली मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। ठीक है, कि हाँ भाई हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी कितनी है कि उसका मोलर मास अपॉन 2। क्लियर, ऐसा करके आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं मेरे भाई, ये हो गया, वेरी नाइस। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है। ऐसा समझो भाई, है ना, कि आपने खदान खोदी और भाई आपको ना एक लेट से एक और मिला, किसका, ये क्लोरीन का और है ना, जिसके अंदर भाई लेट से 30% Cl5 है और 70% मेरे भाई Cl7 है, सॉरी Cl7 है। ठीक है, अब कोई आपसे बंदा पूछे कि भैया इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, है ना, तो आप कैसे बता सकते हो, बिकॉज इसमें तो 2 आइसोटोप है ना। तो अपने वो भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज आइसोटोप का फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक वेट, सॉरी आइसोटोप बोल रहा हूँ क्या मैं, सॉरी, एवरेज एटॉमिक वेट का के अंदर कॉन्सेप्ट आता है ना, कि भाई मैं क्या बोलूँ, तो भाई मेरे को एवरेज लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, बड़ा सिंपल है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इंटू उसका एटॉमिक वेट प्लस आइसोटोप 2 का परसेंटेज इंटू उसका एटॉमिक वेट, ऐसा करके, है ना। अब मैं वो समझाता हूँ, जैसे क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल है, इसके हिसाब से देखते हैं। तो भाई क्या होगा, अगर इस हिसाब से चलूँगा तो भाई कितना परसेंटेज है, 30%, और एटॉमिक वेट कितना है भाई, जो भी Cl5 का एटॉमिक वेट होगा, है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे Cl5 प्लस आइसोटोप 2 का परसेंटेज 70% है, इंटू भाई क्या आ गया Cl7 का एटॉमिक वेट अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, सॉरी, ओके, सो दिस वॉज इट, सो सॉरी। इस तरह से आपको चीज़ों को ख़त्म करना है। आगे चलें, चलो वेरी नाइस। अब भाई आगे बात करते हैं, आपको बेसिकली इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं। वेरी इजी, बहुत ईजी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, और इसी की तरह होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई एक याद कर लो, दूसरा अपने याद हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको मैं याद करने का प्रेफर करूँगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको ये याद है, आप यहाँ तक जा सकते हो, बहुत ईजी है। अरे कुछ नहीं, बस यहाँ पर डब्ल्यू लगा दो यार, खत्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सवाल कैसा आएगा समझना, ऐसा सवाल आएगा, आपको सेम तरह से करना है, बहुत ध्यान से समझना। आपको ये कंपाउंड दे दिया, आपको एक हाइड्रोकार्बन दे दिया, ठीक है, अब समझना, आपको ये बताया हुआ है कि कार्बन का इतना परसेंट है, H का इतना परसेंट है और ऑक्सीजन का इतना परसेंट है। कह रहा है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मोलिकुलर वेट इज 118 इन टोटल। कैसे करना है, सबसे पहले मेरे भाई आपको ये 4 कॉलम बनाने, 1 2 3 4, ठीक है। और समझना जरा बात को, एलिमेंट्स में देखो CHO है ना, उनका भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखो, ये और ये लिख दिया। टेस्ट तो नहीं हो रहा, आपको मैं हल्के बताता हूँ, ठीक है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। आप सवाल समझ लो, 40.6 अपॉन 12 इज व्हाट भाई, एटॉमिक वेट ऑफ व्हाट, कार्बन, है ना। ऐसे ही 5 अपॉन 1 भाई कहाँ से आया, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है ना। ऐसे ही 54 अपॉन 16 कैसा है, 16 इज व्हाट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। क्लियर है ना। आपने जैसे ही इसको सॉल्व करा, आपके पास ये और ये आ गया है ना। अब आपको इसमें करने का ट्रिक क्या है ना, कि आपको जो ये लास्ट कॉलम है ना, इसमें आपको निकालना है सिंपल रेशियो, है ना। अब बेसिकली भाई कुछ नहीं करना होता, जो भी इसमें से छोटा है ना, जो भी छोटा है उससे इन तीनों को डिवाइड कर दो, यानी कि इन तीनों में से भाई क्या छोटा है, 3.3 छोटा है ना। तो भाई 3.3 को 3.3 से डिवाइड करा, 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ 5 था भाई, 5 को 3.3 से डिवाइड करो तो 1.5 आ गया। और यहाँ पे 3.3 को 3.3 से डिवाइड करो भाई, 1 आ गया। अब देखो समझना बात को, अब भाई ये होल नंबर तो आया नहीं है, तो भाई इनको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 3 2
है ना। तो बेसिकली अब भाई ये सिंपलेस्ट होल रेशियो के अंदर आ चुके हैं, होल नंबर के अंदर आ चुके हैं, सो सॉरी, है ना। तो अब भाई क्या करना है, C2H3O2, बात समझ में आती है, देखो चेक करो ना, C2H3O2, क्लियर है ना। तो आपको इस तरह से क्या मिल गया, ये इम्फेरिकल फॉर्मूला आपको मिल गया है। लेकिन अपने को तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। मैंने कैसे कहा था, MF=N×EF, ठीक। तो भाई मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास EF भी है, मुझे MF निकालना है ना। अगर भाई मेरे पास कहीं से N आ जाए तो भाई अपना काम हो जाएगा। अब भाई हमारा मिशन क्या है कि अपने को N निकालना है, N, क्लियर। हाँ जी, N कैसे निकालेंगे, एक और भी तो फॉर्मूला है भाई, क्या है वो, N=MFW/EFW, राइट, है ना। तो भाई मैं उसी चीज़ को मैं भाई डालता हूँ, समझते हैं ना, बड़ा ईजी है, अरे कुछ टफ नहीं होता, समझते जाओ। MFW इज वॉट, 118, ये भाई कहाँ दिया हुआ है, जरा चेक करो, ये देखो ना दोस्त, मेरे दोस्त, ये देखो, ठीक है। तो 118 यहाँ पे आ गया, है ना। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकालते हैं, एक ये वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब देखो, कार्बन का 12 होता है और × 2 यानी कि 12 × 2, ऐसे ही हाइड्रोजन का 1 होता है × 3 यानी कि 1 × 3, और ऑक्सीजन का 16 होता है × 2 यानी कि 16 × 2। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर यहाँ पे 2 आता है, यानी कि भाई हमारा क्या आ गया यहाँ पे, N= मेरे भाई 2 आ गया। हाँ जी, अब देखो आपको मैंने सिखाया कि ये वाला फॉर्मूला है ना, अब क्या करना है आपको, देखो N मेरा 2 आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला है C2H3O2, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा एक चीज़ निकल के आ चुकी है, क्लियर। टफ तो नहीं था तो भाई, इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है, ठीक है जी। आगे चलूँ मैं, वेरी नाइस, सुंदर मेरे भाई, आगे चलते हैं, ये हो गया। अब देखो यार, मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेसिकली खत्म कर दिया। अब देखो यार, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, फटाफट आपको बता देता हूँ। मैंने भाई आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा 20 सवाल निकाले, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली देख लो भाई, ये कुछ एक किताब मैंने दिखा तो नहीं सकता ब्रांड का नेम, ये वरना कॉपीराइट आ जाएगा मेरे पास। ये देखो यार, मैंने भाई क्या करा ना, बेसिकली आपके लिए कुछ हैंड पिक सवाल रखे हैं, जैसे कि देखो भाई इस पर कुछ गोले बने हुए हैं, ये देखो गोले बने हुए हैं। ऐसे ही मैंने पूरी की पूरी बुक के अंदर आपके लिए मेरे भाई कुछ गोले बनाए, ये देखो चेक करो, ये रहा और ये रहा, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब मैंने खुद ही हैंड पिक सवाल बनाए हैं आपके लिए। हर एक चैप्टर से भाई मैंने ऑलमोस्ट मेरे भाई 20 हैंड पिक्ड श्योर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के अंदर से निकाले हैं केवल आपके लिए, ठीक है। और ये मेरे भाई मोस्ट रिपीटेड वाले हैं भाई, टाइप वाइज मैंने इन चीज़ों को सॉर्ट करा हुआ है केवल आपके लिए। अब बात क्या भाई कि इसको मैंने अकेले तो बैठ के किया नहीं है ना, मेरे साथ भाई कुछ 4 से 5 लोगों की छोटी सी हमारी प्यारी सी हम लोगों ने टीम बनाई है आप लोगों के लिए, जो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स के लिए आपके लिए लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था, वो लोग भी लगे हुए थे ना। तो भाई बेसिकली इसका यार हम लोग एक छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं। आई नो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं होता कि लोगों से पैसे लेकर उनको कुछ देना, बट बात क्या होती है ना कि भाई जो लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं मेरे को भाई उन लोगों को पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपके लिए बहुत ही एक छोटा सा नॉमिनल सा अमाउंट रखा है, 99 रुपीज़ यार, है ना। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको 20 हैंड पिक शॉर्ट सवाल दे रहा हूँगा, और प्लस साथ में भाई मैं आपको माइंड मैप्स दे रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही ईजिली चीज़ों को समझ में आ रही होंगी, और आपको चीज़ें काइंड ऑफ क्रस आपका याद हो रहा होगा दिमाग के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भाई आपको फ्री फॉर्मुला शीट भी मिल रही होंगी, जो भाई माइंड मैप के अंदर इंडल्जी होंगी। साथ में टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई ये जो 20 हैंड पिक क्वेश्चन है भाई, ये बेसिकली टाइप वाइज सॉर्टेड है, यानी कि 20 सवाल, यानी कि भाई 20 अलग अलग टाइप्स, ये बढ़िया बात है। और साथ में मेरे खुद के ओन शॉर्ट नोट्स हैं यार, है ना। और रुको भाई, अगर मैं आपको बताऊंगा कि 99 रुपीज़ आप वापस ले दोगे, मतलब मैं आपको वापस दे दूंगा, कुछ भी आपसे भाई पैसे लिए ही नहीं जाएंगे, आपको मैं वापस दूंगा, समझते जाओ एक मिनट, है ना। मेरे खुद के ओन शॉर्ट नोट्स, जिससे भाई आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे खासा नंबर लेके आ सकते हो जेईई मेंस के अंदर। और साथ में एक चीज़ और, जो बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भाई हमारे आपसे बात करनी है, कुछ मेरे डाउट्स हैं, मैंने आपके लिए एक चीज़ और अरेंज कराई भाई, वो है लाइव कॉल, है ना भाई। आप मुझसे एक बार बात कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जो कि आपके डाउट्स हैं डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो। केवल भाई 99 रुपीज़ का हम लोगों ने यार एक छोटा सा कोर्स रखा है। मैं आपको सच बताऊँ, हम लोगों ने भाई बेसिकली ये फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी ये चीज़ सेम रखी थी 99 रुपीज़ के लिए, है ना। लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया केवल इस 99 रुपीज़ का, हमने जब इसको रखा तो बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को बाय करा, है ना। और भाई विद द गॉड ग्रेस, है ना, अच्छे खासे सेल्स आए भाई। उस सेल से ही मैंने हमारी टीम को अच्छी खासी सैलरी दे दी, है ना। सो बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपके लिए फिजिक्स और भाई मैथ्स का फ्री दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करने वाला। फिजिक्स और भाई मैथ्स का मैंने आपको फ्री देने का ठाना है, ठीक है। और दिस वॉज इट, है ना। और अगर आपको डेफिनेटली बाय करना है, मैं क्या बोलूँगा ना कि देखो ऑनेस्टली मतलब कुछ बेचने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन बात क्या होती है, आप एक मोमोज़ का प्लेट 100 रुपये का आता है, लोग, है ना, 80 से 100 रुपये का आता है ना। आप वहाँ पे चीज़ों को डाल देते हो, और अगर आप इसको अभी नहीं लेते हो ना, तो काइंड ऑफ इट्स लाइक
आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे होगे, है ना। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए, बाकी आपके खुद का टेक है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें फ्री भी होती हैं जो अच्छी है ना। बाकी लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि भाई जो मैंने हैंड पिक करे हैं सवाल बैठ के, बिकॉज आप देख सकते हो कुछ मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारा ये करा है हैंड पिक करके मैंने आपके लिए कुछ सर्कल्स बनाए हैं ना। वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं यार जो आपको डेफिनेटली करने हैं इस पूरी की पूरी बुक के अंदर, है ना। मैंने भाई पूरा तगड़े तरीके से एनालाइज करा है चीज़ बैठ के, ठीक है। तो बेसिकली आपको चाहिए तो बाय कर सकते हो, मैं आपको बाय का लिंक बताता हूँ कैसे कैसे आपको बाय करना है ना। और ध्यान सुनो, फ्री श्योर शॉट 20 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स आई एम गिविंग यू फॉर इट फ्री, ठीक है जी। अच्छा अब बात करते हैं कि बेसिकली आपको अगर इसे बाय करना है, भैया मैं क्या कर सकता हूँ बाय करने के लिए, बड़ा सिंपल है। आपको भाई मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, मेरे मार्केटर के व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है। आप देख रहे हो ना भैया थोड़े बड़े हो रहे हैं, मार्केटर वगैरह रख रहे हैं, अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। हाँ तो बेसिकली मेरे मार्केटर का वो व्हाट्सएप होगा, ठीक है। और उसका नाम आशीष मेहरा है, अगर आपको उससे बात करनी है डेफिनेटली आप बात कर सकते हो, मेरे बारे में जान सकते हो भी है। आपको व्हाट्सएप पे जाके एक ऑटोमेटेड मैसेज आएगा, आप उसको सेंड करना, वहाँ से वो आपको पेमेंट का गेटवे वगैरह बना के भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब भैया आप तो हमसे पैसे ले रहे हो यार, नहीं मेरी बात सुनो, आई एम टेलिंग यू दिस मच कि ना अगर एक भाई हमारा और छोटा सा क्लेम है कि अगर आपके बाई एनी चांस 99 परसेंटाइल आ रहे होते हैं जो भाई आपके आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आप भाई हमारे साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर करो और भाई हमारे से वापस मेरे भाई ये 99 रुपीज़ लेकर चले जाओ, वापस ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वी डोंट वांट इट, है ना। लेकिन भाई आपको उसके लिए 99 परसेंटाइल लेके आनी पड़ेगी इस 99 रुपीज़ को वापस लेने के लिए, ठीक है जी, है ना। सो बेसिकली आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आपके 99 परसेंटाइल आ जाते हैं, तो भाई मैं आपको 99 रुपीज़ वापस आपको कर रहा हूँ, ठीक है। ओके इनफ ऑफ प्रमोशन, लेट्स गो आगे, है ना। और आपको बाय करना है तो भाई डेफिनेटली हो सकते हो, आगे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में यार, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आ जाओ समझते हैं। पहले भाई बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज हैं रटने पड़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है समझना। C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे भाई C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है। न्यू है हमारा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमारा वेवलेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्त समझना, कुछ हमारे आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी क्या कि अलग अलग टाइप के रेज होते हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात है, तो सुंदर बात है, वेरी गुड। अब समझना इसको याद कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, फिर से बोल दूँ उस बात को, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है जी। ये बेसिकली पंकज सर की ट्रिक है, तो उनको इस चीज़ का श्रेय जाता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे ना भाई तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी और भाई फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक, वेरी नाइस। और इस विजिबल के अंदर भी ना कुछ क्या आते हैं, कुछ कलर्स आते हैं, ठीक है, जो भाई विब की होता है VIB GY और यहाँ से यहाँ जाने पे लैम्डा बढ़ेगा भाई, न्यू हमारा कम होगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो रही होती है भाई, लैम्डा हमारा यानी कि वेवलेंथ हमारी बढ़ रही होती है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, आपको कुछ 3-4 चीज़ें याद रखनी है। क्या, पहले तो E इक्वल्स टू h/λ, या फिर हम बोल सकते हैं E इक्वल्स टू h न्यू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप क्या ड्राइव कर सकते हो कि c/λ इक्वल्स टू न्यू आता है, यही चीज़ भाई मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये देखो और ये देखो, है ना, दोनों चीज़ें सेम ही है, दिस एंड दिस, राइट। सो आपको इस चीज़ को याद रखना है। आगे चलते हैं। अगर भाई इस चीज़ को आप सॉल्व करते हो ना तो भाई आपका आता है 12,400, लेकिन ध्यान रखना 12,400, और अगर आपने इस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखा है तो आपका एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है भाई। तो हमेशा आपको जब भी करना है इसको एंगस्ट्रॉम में रखना है, अगर आपको उसको 12,400 यहाँ लिखना है तो इसको एंगस्ट्रॉम में रखो और आपका फिर जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रो वोल्ट के अंदर आएगी, ठीक है। अब आप इस इलेक्ट्रो वोल्ट को जूल के अंदर डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल, क्लियर है, टफ तो नहीं है, आसान है, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। क्या, एक म्यू मीटर के अंदर होता है 10⁻6 मीटर, नैनोमीटर के अंदर होता है 10⁻9, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 और फेरोमीटर का मतलब होता है -15, 10⁻15, ठीक है। आप सुनो आगे चलते हैं। हाँ भाई बोहर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ ये वाले कुछ मैं आपको क्या बोलते हैं इनको, फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है, आपको रटने पड़ेंगे, समझना। पहली बात क्या, बोहर्स थ्योरी केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड होती है, यानी कि कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए काम करेगा, यानी कि अगर हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन में काम कर जाएगा, हीलियम है हीलियम के ऊपर काम नहीं करेगा, अगर मैं हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं इसके अंदर से मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, अब इसके अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, अगर इसके अंदर भाई केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना, तो भाई अब ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, अब भाई बोहर्स थ्योरी पर वैलिड हो जाएगी, बात क्लियर है। Li2+ हो गया, हाइड्रोजन हीलियम, हाँ
बेरिलियम 3+ हो गया, बोरॉन 5+ हो गया, सॉरी 4+ हो गया, राइट। इस तरह से लोग चीज़ों के ऊपर आपका 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम काम कर रहा होता है, यानी कि भाई बोर्ड थोड़ी काम कर रही होती है। अब बहुत ध्यान से, क्या आपको ध्यान रखना है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। भाई एम यहाँ पे क्या है, एम इज मास, ठीक है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर क्या है भाई रेडियस, किस रेडियस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपके एटम के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एन क्या है शेल नंबर, कि भाई किस शेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एच हमारा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको पता ही है। अच्छा आगे चलते हैं, 6.16 × 10⁻34 आता है इसका जो एच का वैल्यू होता है, राइट, ठीक है। अब सुनना, रेडियस है ना भाई, किस रेडियस के अंदर घूम रहा है, कुछ नहीं है, आर इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ मैं फिर से बोल दूँ, एन क्या है शेल नंबर है भाई, जेड क्या है, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, कि भाई कौन से एलिमेंट के अंदर, यहाँ पे हम बेसिकली कौन से एलिमेंट की यहाँ बात कर रहे होते हैं, बिकॉज अलग अलग एलिमेंट्स के जो रेडियस है वो अलग अलग होंगे, आपको पहली बात पता है ना। अच्छा यहाँ पे आर नॉट को हम बोल सकते हैं 0.53, तो बेसिकली भाई रेडियस का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। अच्छा इस आर नोट को हम ना बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं, आपको इस चीज़ को याद रखना है ना। अब फिर से बोल दूँ उस बात को, क्या कि जो रेडियस होता है वो हमेशा एंगस्ट्रॉम में हम लोग काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वेलोसिटी कितनी तेज घूम रहा है, क्या 2.18 × 10⁻6 जेड अपॉन एन, जेड हमारा क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, और एन हमारा है शेल नंबर, क्लियर। आगे चलो, सॉरी टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी इज व्हाट -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक, वेरी गुड। अब अगर आपके पास टोटल एनर्जी आ गई है ना, तो अब भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ठीक है। इसको आप एवरेज याद रखना, आप समझना। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। इससे 2024 और 2023 में बार बार सवाल आया था, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्या कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, वेरी गुड, है ना। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, क्या कि भाई टाइम पीरियड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, टाइम बढ़ा फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम घटा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्लियर। आगे चलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे इसमें बोल दूँ एन क्या है शेल नंबर, क्या है मेरे भाई शेल नंबर, क्लियर। आगे चलते हैं, ये हो गया वेरी नाइस, है ना। अब बात करते हैं भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये भी, देखो यार, जब भी ध्यान समझना, जब भी हाइड्रोजन कह रहा हूँ, एटम आपका बहुत ज़्यादा पागल होगा, एक्साइट होगा ना भाई, वो एक हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। जब भी वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, अगर वो हायर एनर्जी स्टेट से लेट से 1 में कूदता है, तो हम भाई बोलेंगे कि भाई ये लाइमन सीरीज़ में कूदा। अगर 2 में कूदा तो हम भाई क्या बोलेंगे, वो बामर सीरीज़ में कूदा। ऐसे ही अगर 3 में कूदा तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो पास्ट टेंस में कूदा, है ना। 4 में कूदा तो ब्रैकेट में, और आगे बढ़ते हो प्रीफंड भी आता है ना। अब ज़्यादा समझना, बेसिकली n इक्वल्स टू 1 इज लाइमन, और आपको भाई याद कैसे करना है, लाइमन बामर पास्ट टेंस ब्रैकेट प्रीफंड, मेरे साथ बोलो, लाइमन बामर पास्ट टेंस ब्रैकेट प्रीफंड, ठीक है, वेरी गुड। अब समझना, हाँ ये यूवी रीजन के अंदर आता है, ये विजिबल रीजन के अंदर आता है, और भाई ये तीनों आते हैं इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ठीक है जी, वेरी नाइस। अब देखो ये यहाँ से जब नीचे आया है ना, तो भाई यहाँ से ना भाई ये कुछ एनर्जी एमिट कर रहा होता है। अब भाई इस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा है, हाँ जी। अब भाई इसका जो लैम्डा है ना, इसको लैम्डा को निकालने के लिए एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, वो क्या है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। फिर से बोलूँ उस बात को, आर एच हमारा आर एच क्या है, आर एच इज दिस 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, और n1 क्या है भाई, n1 इज द लोअर एनर्जी लेवल, जहाँ पे आके गिरा, और n2 क्या है जहाँ से आगे गिरा, यानी कि हायर एनर्जी लेवल, क्लियर। आपको इसको एवरेज याद रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होती हैं, मेरी बात सुनो, हाँ। लेट से मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई 4 से कोई इलेक्ट्रॉन मेरा 2 पे कूद रहा है, कैसे किस तरह से कूद सकता है, या तो भाई ऐसा आ जाए कि या तो 4 से 2 डायरेक्ट आ जाए, है ना, या फिर 4 से 2 आए, सॉरी 4 से 3 आए, और फिर 3 से 2 आए, ये तो कर सकते हो। अब तुम जिस तरह से आ सकते हैं, यानी कि 1 तरह 2 तरह 3 तरह, ये जो तरीके हैं ना, आपको यहाँ पे जितने एरोज दिख रहे हैं, दीज एरोज आर ओनली व्हाट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। अच्छा जी, तो भैया इसका हमने ना आपके लिए बड़ा ईजी सा फॉर्मूला निकाल दिया भाई। तो कब तक तुम ऐसे करके करोगे, है ना। हो सकता है भाई 7 से अगर भाई 1 पे कूद जाए, तो भाई ऐसे होगा, तो भाई बहुत ज़्यादा डैश का डैश हो जाएगा, है ना। तो भाई हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकाल दिया, और मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला है
डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। 4 से 2 पे बताओगे तो एक ये है ना भाई, केवल ये 3 तो पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि भाई यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आ रहा है। ज़रा चेक करते हैं कि फॉर्मूला से भी सेम आंसर आ रहा है। 4 - 2 इज़ व्हाट 2। अब देखो 2 ये आ गया, 2 ये आ जाएगा 3/2 ये आ गया, तो उससे तो हो गया आंसर अपना 3 आ गया। चेक करो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो आपको इस तरह से सिस्टम करना है, क्लियर। आगे चलते हैं, आप देखो समझना। डी ब्रोई हाइपोथेसिस, बड़ा सिंपल सा हाइपोथेसिस है, समझना। लैम्डा इक्वल्स टू h/p वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, p इज मोमेंटम और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी कि 6.16 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, वेरी गुड। आज मोमेंटम को हम भाई बोलते हैं mv। m इज व्हाट मास और भाई v है वेलोसिटी, क्लियर। अच्छा जी, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना बेसिकली मैं mv को एक और स्टाइल से लिख सकता हूँ, वो है √2m के। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m के, है ना। और यहाँ पे m इज व्हाट, m इज बेसिकली मेरे भाई मास, और k क्या है, k है मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। अच्छा, अब इस काइनेटिक एनर्जी को भाई मैं q लिख सकता हूँ, तो h/√2m qv। ठीक है। अच्छा, अब देखो q भाई हमारा है चार्ज, ठीक है, और v है हमारा वोल्ट, क्लियर। आपको इन चीज़ों को एज इट इज़ याद रखना है, और बहुत ही ऐसे लल्लू वाले सवाल आते हैं, आप एज इट इज़ कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आपको बेसिकली आपको रेडियस दे देगा, आपको वेवलेंथ दे देगा, आपको बोलेगा कि भाई शेल नंबर बताओ कि भाई आपको रेडियस दे देगा, आपको शेल नंबर दे देगा, बोलेगा भाई फाइंड द वेवलेंथ। तो कैसे करोगे, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको हाँ जी, आपको बेसिकली क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला को याद रखना, क्या 2πr = n लैम्डा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ वेव नंबर, यहाँ पे वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव नंबर, कौन से नंबर का वेव नंबर है, क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं। ये आपसे जनरली कभी पूछा नहीं जाता, आपको डायरेक्टली दिया ही जाएगा, तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, या तो आपसे आर पूछेगा या फिर आपसे लैम्डा पूछेगा। एन आपसे जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान से, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू 12.24/√v। v यहाँ पे क्या है, वोल्ट, है ना। और ध्यान से लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रॉम में आएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि 12.24 को अगर भाई मैं रूट को अंदर ले जाऊँ तो भाई 150 हो जाएगा, है ना। तो भाई बेसिकली ये दो चीज़ें हैं, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखो क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अब मैं फिर से बोल दूँ इस बात को कि डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन काइंड ऑफ, ऐसा समझ सकते कि भाई चेंज इन पोजीशन, है ना। भाई पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि आप भाई एक ही पॉइंट पर एक पार्टिकल का क्या बोलते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर साथ में नहीं दिखा सकते, साथ में आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। बेसिकली भाई ये बोलता है कि आप ये काम करनी तो छोड़ दो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना करो, है ना। h/4π क्या होता है, 0.52 × 10⁻34 जूल। ठीक है, जूल कह रहा हूँ, मतलब नॉर्मल, ठीक है। अच्छा जी, वेरी नाइस। ऐसे ही भाई डेल्टा एक्स और डेल्टा पी हो गया था, ऐसे डेल्टा एक्स और डेल्टा वी है, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm है, लेकिन यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पर मेरे भाई m है, ठीक है। आपको उसको याद रखना है। और अच्छा, और ये बेसिकली आया क्या, डेल्टा पी को भाई मैंने लिखा एम वी, है ना। तो भाई एम हमारा भाई वी यहीं पे रह गया, भाई एम उठ के यहाँ पे आ गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। और एक इसका वो है डेल्टा टी डॉट डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π, क्लियर। और भाई एक ये है हमारा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू λ²/4π, ठीक है। आपको उसका थोड़ा याद रखना है। ये वाला थोड़ा कम काम आता है, ये वाला थोड़ा कम काम आता है, ये और ये काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। बेसिकली ये और ये काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे होते हैं, ये बहुत कम काम आते हैं, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझना। अच्छा, यहाँ पे एम क्या है, मास इन केजी, क्लियर, वेरी नाइस। बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ज़्यादा समझना, है ना। क्या होता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली व्हाट, ऐसा समझ लो भाई, ये एक मेटल है, ऊपर से भाई सनलाइट है या फिर कोई एनर्जी आई, है ना। अब इस सनलाइट या फिर एनर्जी के अंदर भाई कुछ फोटॉन्स है, लेट्स से भाई मेरे पास 4 फोटॉन्स है, ये भाई मेरी 4 उंगलियाँ, 4 फोटॉन आके घुसे यहाँ पे, और क्या हुआ, अब इसके ध्यान समझ लो एक मिनट के लिए, इसके अंदर ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन लेट्स से समझ लो कि 6 जूल की एनर्जी से आ रहे थे 4 फोटॉन, समझ लो एक मिनट, समझ लो 4 फोटॉन है, 6 जूल की एनर्जी से आ रहे हैं, है ना। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस 6 जूल की एनर्जी में से 3 जूल की एनर्जी खर्च हो गई इस अंदर के इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस पे लाने में, है ना। और बची हुई जो 3 जूल की एनर्जी थी जो यहाँ से आई, वो लग गई इसको सरफेस से लेके उठा के फेंकने में बाहर,
फोटोन आए, और देखो 4 फोटोन आए यानी कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। 4 फोटोन से कभी 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। 4 फोटोन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, बढ़िया, समझ में आती है बात, है ना। तो 6 जूल की एनर्जी आई, 3 जूल की एनर्जी हमारी खर्च हुई भाई अंदर से सरफेस तक लाने में, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि जो 3 जूल की एनर्जी हमें उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कूदा, जो 3 जूल की एनर्जी हमारी खर्च हुई, हम इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब समझाता हूँ क्या हुआ है। ये वाली कहानी समझ आ गई, ये शिव शिव वाली। अब इस पे आ जाओ। एनर्जी आई, ये था मेटल भाई, मेटल अंदर से बाहर आया और यहाँ पे इसकी सर्फेस पे आया भाई। अब यहाँ से इसकी मतलब कुछ ऐसा समझ लो भाई, ये एनर्जी 6 थी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक में भाई हमारी 3 एनर्जी यूज़ हो गई भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारी 3 एनर्जी और यूज़ हो गई, है ना। तो भाई मैंने आपको समझाया, वो बेसिक मैंने आपको यहाँ पे वापस समझा दिया। अब समझना ये क्या बोल रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना कि भाई यहाँ से कि यहाँ तक भाई 3 है, और भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, यहाँ 6 है ना। तो बेसिकली क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। एनर्जी ये आ गई, वर्क फंक्शन में भाई ये आ गया, इसको हम ये 5 से नोट करते हैं, ठीक है। और हमारा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स आ गया, ये वाला। क्लियर है, बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सुंदर, है ना। अगर आपने चीज़ कर ली, बड़ा ईजी। अब देखो फिर से बोल दूँ, वर्क फंक्शन और एनर्जी बेसिकली एक एनर्जी ही है ना। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू, है ना। ऐसे ही जो ये वर्क फंक्शन है भाई, ये भी एक एनर्जी ही है ना। तो भाई एच न्यू नॉट है। अच्छा, न्यू नॉट क्यों है भाई, न्यू नॉट इज लाइक कि ये जो मेटल है ना भाई, मेटल देखो ये मेटल है ना, मेटल से जस्ट पर आया, मतलब जस्ट पर आया भाई, जस्ट की सरफेस पे आया, है ना। इतनी ही आपका ये फ्रीक्वेंसी है ना, जस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी कि भाई ये बाहर अंदर से बाहर आ जाए, जस्ट इतनी सी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं नॉट, है ना। और हम इसको भाई प्यार से बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि भाई कितनी मेरे को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए अंदर से बाहर इसको लाने के लिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताइए, ½ mv²। अब देखो ये बात समझ लो भाई, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ना, तो यहाँ पे भाई वी मैक्स होगा, ठीक है। अच्छा जी, और बढ़िया। आपको पता है एच न्यू भाई हम एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और ऐसी एच न्यू नॉट को हम भाई एच सी लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। फिर से बोल दूँ, लैम्डा नॉट क्या है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जस्ट अंदर से भाई बाहर लेके आने तक का एक छोटा सा पुश, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बाकी ये तो भाई सेम ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भाई इसको आपको डेफिनेटली एवरेज याद रखना है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। कहीं कहीं आपको सवाल में पूछेगा कि भाई फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, तो आप समझोगे अरे भाई ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि आपको भाई ये निकालना है उस टाइम, ये समझ जाना। दूसरी बात क्या, कि अगर ये है मेटल, है ना, अगर इंटेंसिटी बढ़ी, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो भाई नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बोला था कि भाई 4 फोटॉन से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर भाई 4 के यहाँ पे 10 आ गए तो 10 से भाई 10 निकलेंगे, यानी कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो भाई नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। क्लियर, अच्छा, और समझना, अगर मैंने इस सनलाइट या फिर इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या होता है ना, कि अगर मैंने भाई इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से इजेक्ट होंगे वो बढ़ जाएगी। लेट से समझ लो कि अभी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 फ्रीक्वेंसी से आया, है ना, तो भाई यहाँ से 4 किलोमीटर पर सेकेंड से निकल गया, ऐसे समझ जा रहा हूँ, है ना। अगर ये अब 5 फ्रीक्वेंसी से आया, है ना, तो अब भाई ये 50 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से निकल जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर, ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई लास्ट टॉपिक के बारे में स्टार्ट करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और हमारा भाई साथ में स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब समझना, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कौन से शेल के अंदर है, या फिर भाई कौन से ऑर्बिट के अंदर है, या फिर भाई कौन से एनर्जी लेवल के अंदर है। एजीम्यूथल बताता है भाई आपको कि कौन आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपके कौन से सब शेल के अंदर है, एक शेल है उसके अंदर सब शेल भी होते हैं, ठीक है, या फिर कौन से सब ऑर्बिटल के अंदर है, या फिर कौन से सब एनर्जी लेवल के अंदर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भाई बताता है कि भाई उसका ओरिएंटेशन कैसा है, कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सो रहा है, जाग रहा है, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, भाई उसका बेसिकली ओरिएंटेशन, राइट। और स्पिन क्वांटम नंबर भाई बताता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, आपके एटम के अंदर। वेरी गुड। अब भाई बात करते हैं, हाँ जी, अब भाई बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। भाई अगर आपका जो एन है,
अगर आपका n 1 है तो भाई हम बोलते हैं k शेल में है, अगर 2 है तो l शेल में है, 3 है तो m शेल में एंड सो ऑन, ठीक है। 5 है तो o शेल में है, क्लियर, वेरी नाइस। अगर भाई आपका जो l है ना, वो 0 है तो भाई s में है, अगर 1 है तो p में है, अगर 2 में है तो d में है, 3 में है तो f में है, और 4 में है तो g सब शेल में है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बात समझना, ये क्या लिखा है मैंने, समझाता हूँ। l जो है भाई वो 0 से के n माइनस 1 तक जाता है, यानी कि अगर भाई यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ कि भाई n मेरा 2 है ना, तो भाई l मेरा क्या हो जाएगा, 0 से लेके n माइनस 1, यानी कि 0 और 1, बात समझ में आती है, बिकॉज n माइनस 1 इज 1, राइट, मतलब समझ में आता है 2 माइनस 1 इज 1, राइट, तो बेसिकली 0 1 आपका l आ जाएगा, क्लियर है। आगे चलूँ, वेरी वेरी नाइस, सुंदर भाई। अभी बात करते हैं, जो आपका m है वो माइनस l से प्लस l होता है, यानी कि अगर आपका भाई l जो है लेट से 2 है ना, तो भाई आपका m क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, क्लियर। तो भाई आपको इस तरह से चीज़ों को खत्म करना है ना। आगे चलते हैं, s इज +-1/2, ठीक, हाँ, या तो मतलब क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा होगा या फिर क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा होगा, +-1/2 चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, यहाँ पर होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट mvr = nh/2, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए क्या होता है, √L × l+1 अब × h/2 पाई, ध्यान रखना है इसको बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे था nh/2 पाई, यहाँ पे भाई है √L × l+1, ठीक। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट √S × s+1 h/2 पाई, ठीक है। बेसिकली ये और ये काफ़ी सेम ही है, बस यहाँ पे भाई बस यहाँ पे L और यहाँ पे S है, क्लियर, वेरी वेरी नाइस। आगे चलते हैं भाई दोस्त। अच्छा, यहाँ पे S हो गया हमारा, हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड, बस हो गया, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज इट, यहाँ पे S यहाँ पे N है, अभी N पे आएंगे, N है ना, हाँ समझना, ठीक है। और देखो टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं n², और देखो एक ऑर्बिटल के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई अगर टोटल ऑर्बिटल्स n² है तो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उससे डबल हो जाएंगे, यानी कि 2n²। ऐसे ही अगर टोटल ऑर्बिटल यहाँ पे 2l+1, आपको याद रखने हैं, टोटल ऑर्बिटल भाई यहाँ पे होते हैं 12+1, और कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 × 12+1, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं, ध्यान से, बहुत ध्यान से। टोटल स्पिन कितना होता है, +-n/2, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, +-n/2, क्लियर। अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है दोस्त, बताओ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज व्हाट कि 2s+1, यहाँ पे s क्या है, s = n/2, राइट। n मेरे भाई क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। आगे चल जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, सुंदर। आगे चलते हैं भाई, सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर आते हैं मेरे दोस्त, काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ईजी सा चैप्टर है ये, समझाता हूँ मैं आपको, बहुत ईजी है। और देखो मैं आपको यहाँ पे इतना बताऊँगा जितना पे काम का है, समझना। राउंड के बारे में बात करते हैं भाई, बेसिकली 2 केस हैं, केस 1 केस 2, ठीक है। देखो यार, केस 1 के अंदर क्या है भाई, दोनों चीज़ें सॉल्यूट हैं, सॉरी दोनों चीज़ें वॉलेटाइल हैं, और केस 2 के अंदर क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल है और एक वॉलेटाइल है। अब समझना, ये है केस 1, ये है केस 2। यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट है भाई। यहाँ पर मैंने सॉल्यूट ले लिया नमक और पानी, मतलब जो सॉल्यूशन है वो नमक और पानी का है। यहाँ पे भाई जो है क्या बोलते हैं, हमारा सॉल्यूशन वो है भाई पत्थर और पानी। अब मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा उबलेगा, क्या कभी देखेंगे भाई पत्थर बोलते हैं, नहीं, यानी कि भाई यहाँ जो पत्थर है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना, तो भाई हमने भाई इसको उठा के डाल दिया केस 2 के अंदर। केस 2 की हम भाई बाद में बात करते हैं, पहले हम भाई केस 1 की बात करेंगे, क्लियर है। यहाँ भाई नमक और पानी की बात करें, यानी कि भाई दोनों ही वॉलेटाइल है, दोनों उबलना चाहते हैं। जो उबलना चाहता है वो क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, जो उबलना नहीं चाहता वो क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल हो रहा होता है, क्लियर, समझना। ये नमक है, ये पानी है, क्लियर, NP कर दिया, ऐसे ही तुम्हारे ऐसे मेरा मन था, ठीक है, समझना। अब देखो एक बीकर ले लिया, एक बीकर के अंदर पानी और नमक है, तो भाई ये है पानी, ये है नमक, राइट, बिकॉज बी को हमेशा सॉलिड बोलते हैं और ए को हमेशा सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना। भाई टोटल प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि Pa + Pb, है ना। अब देखो Pa का फॉर्मूला क्या होता है, P0A x से, और भाई Pb का फॉर्मूला क्या होता है, P0B xp, यानी कि भाई Pa इज व्हाट, P0A x से, P0B क्या है, सॉरी Pb क्या है, P0B xp। अब ज़्यादा समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अरे भाई ये तो सब मिट गया, हाँ, लिसन टू मी वेरी मच केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, समझना। पहली बात क्या, PT इज व्हाट, टोटल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, PA क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, कि भाई अगर आपका लेट्स से ये एक सॉल्यूशन है, ये है A और ये है P, ठीक है भाई, ये है पानी
ये पानी है भाई, आपका ये सॉल्ट है भाई, ये पानी है, ठीक है। हाँ भाई, तो ध्यान से समझना। तो पी ए क्या है भाई, प्रेशर ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है जी, वेरी नाइस। अच्छा, फिर ये पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है प्रेशर ऑफ ए अगर वो पानी के अंदर नहीं होता, अगर वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता, अगर पानी के अंदर नहीं होता तो भाई पी नॉट ए है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, पी नॉट सॉरी पी बी क्या है, पी बी इज व्हाट, प्रेशर ऑफ बी व्हेन इट इज इन पानी, यानी भाई जब सॉल्ट पानी के अंदर है तो भाई उसका क्या वेपर प्रेशर है, प्लस पी नॉट बी मेरे भाई क्या है कि जब भाई सॉल्ट ऐसे ही अलग रखा हुआ है, अलग डब्बी में रखा हुआ है, तो भाई उसका क्या प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ठीक है, ये है। यानी कि भाई बेसिकली जहाँ भी आपको भाई ये नॉट दिख जाएगा, ये रहा नॉट और भाई कहाँ गया, ये रहा नॉट, है ना, हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ओनली ए या फिर वेपर प्रेशर ऑफ ओनली बी। क्लियर, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बहुत बढ़िया, सुंदर। अब देखो, मैं चाहूँ तो भाई मैं आपको ये वाला ग्राफ समझा सकता हूँ, लेकिन बात क्या है, ये एक रिवीजन सेशन है, अब आपको ये वाला ग्राफ एज इट इज याद रखना है यार। कि भाई जब भी दो वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट होंगे, भाई ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसमें देखो याद आपको क्या रखना है क्या, कि इसमें से एक नीचे है और एक ऊपर है ना, जो जिसका भी मेरे भाई ग्राफ ऊपर है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है भाई। जैसे कि देखो यार, ये वाला जो ग्राफ है ना, इसका पी ए है ना, यानी कि ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी। कम वॉलेटाइल कौन सा है, बी वाला, बिकॉज भाई इसका जो हाइट है वो कम है, ये देखो, है ना। तो बेसिकली जिसकी हाइट ज़्यादा भाई है ना, वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसकी हाइट कम भाई वो कम वॉलेटाइल है। क्लियर है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी आपको डेफिनेटली इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स से 0 है, यहाँ पे एक्स से 1 है, यहाँ पे एक्स भी 1 है, यहाँ पे एक्स भी 0 है। क्लियर, आगे चलते हैं, इसमें आपको ज़्यादा व्यवहार नहीं करूँगा टाइम, ठीक है, आगे चलो। अब देखो यार, बात करते हैं सॉल्यूट सॉरी इसके बारे में, कि हाँ भाई अब की बार क्या हो गया, ये रहा बीकर ए प्लस बी, ठीक है भाई। अभी भी जो ए है वो तो पानी ही है ना भाई, लेकिन भाई ये है स्टोन, स्टोन आ गया, ठीक है भाई, ये पानी है, स्टोन है ना। अब देखो ये जो बी है, ये तो भाई कभी उबलना ही नहीं चाहता, अगर भाई उबलना ही नहीं चाहता होगा, है ना, तो भाई इसका तो वेपर प्रेशर भी तो 0 ही होगा, चेक करो ना। यानी कि भाई टोटल प्रेशर इज बेसिकली पी ए, पी टी इक्वल्स टू पी है ना भाई, बिकॉज ये तो 0 ही है, राइट, है ना। आपको पता है कि पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट एक्स, मैंने आपको ही बताया था, ये देखो चेक करो यहाँ से, है ना, क्लियर है भाई। बेसिकली पी टी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स से इन केस ऑफ व्हाट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है, अच्छा जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, समझते जाना, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स भी, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी विल गिव 1, भाई बेसिकली एक्स इज व्हाट 1 माइनस एक्स बी। इतना आपको भाई बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तो मैंने आपको ऊपर मोल फ्रैक्शन के अंदर पढ़ाया है, राइट। अच्छा, अब देखो, अब आप इसको इसके अंदर जोड़, मतलब इंटू कर दो, इसको इसके अंदर कर दो, यानी कि इसको अगर आप खोलोगे तो भाई क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, राइट, ये आ जाए, है ना भाई। यही मैंने उठा के यहाँ एवरेज लिखा है, ठीक है, दिक्कत तो नहीं, हर एक समझ में आ रही है ना, वेरी वेरी नाइस मेरे भाई, शाबाश, ठीक है। तो बेसिकली भाई ये आपका आ गया, है ना। अब यहाँ से अगर आप एक्स बी को अलग करते हो भाई, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। हाँ, और भाई इसी को हम भाई बोल रहे होते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो रही होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अभी बात समझना क्या, ये इस ग्राफ के अंदर भाई दूसरा जो है वो है ही नहीं, ऐसे होना चाहिए था आइडियली, है ना, लेकिन भाई सोचो ना, जो बी है एक्स बी जो है भाई, है ना, उसका तो प्रेशर है ही नहीं, उसका जो कुछ प्रेशर ही नहीं है, तो भाई वेपर प्रेशर तो इसका 0 रहेगा। ऐसा होता, लेकिन अब तो भाई ऐसे है ना, असल में ऐसा होना चाहिए था, कायदे से ऐसा ही होता, लेकिन भाई ऐसा है क्यों, बिकॉज इसका कोई प्रेशर ही नहीं है, ये उबलेगा ही नहीं, राइट। तो भाई बेसिकली ये इसका है, ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। इस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना, ग्राफ नॉर्मल रखते हैं, कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, यही सवाल आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले भाई है, होती क्या है, ऐसी ये प्रॉपर्टी होती है भाई जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई कि कितना है, मतलब या फिर कैसा है, केवल इतना फ़र्क पड़ता है कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक तरफ चीनी ले ली, एक तरफ सॉल्ट ले लिया, फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई कि चीनी या सॉल्ट है, फ़र्क इससे पड़ता है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है। इसके अंदर अगर 100 चीनी के सॉरी इसके अंदर अगर 100 सॉल्ट है, तो अगर इसके अंदर भाई 50 चीनी है, तो भाई ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा, ख़त्म, नेचर से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब समझना, वैंडा फैक्टर आ जाता है यहाँ पे बहुत तगड़ा, है ना।
इसके अंदर भाई मैं आपको बेसिकली 3 चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपके लिए काम का एक ही है ना। तो भाई फटाफट समझ के आगे चलते हैं। आई इज़ व्हाट, आई इज़ बेसिकली नॉर्मल, सॉरी, वैंट ऑफ फैक्टर इज व्हाट, नॉर्मल मोलर मास अपन एब्नॉर्मल मोलर मास, इसको याद रखना। दूसरी बात क्या, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बेसिकली भाई ये 2 चीज़ें हैं, थोड़ा सा चाहो तो याद कर लेना। अब इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या, ठीक है, क्या कि वैंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। कि भाई एक बीकर है, इसके अंदर अगर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो भाई आई आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे सवाल आएगा, बड़ा सिंपल है, टेंशन मत दिया करो, मैं जब बैठा हूँ यार यहाँ पे। हाउ टू फाइंड आई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कि आपको भाई आई फाइंड कैसे करना है। देखो लेट्स से भाई आपके पास ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है कि MgCl2 विल गिव यू MgO2Cl, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, बोलेगा भाई यहाँ पे आई निकालो। आई का पहले फॉर्मूला याद रखो, आई इक्वल्स टू 1 + n - 1 इंटू लैम्डा। हाँ ठीक, लैम्डा मतलब वही, जो इसको बोलते हो सिग्मा बोलते हो, कुछ लोग सिग्मा बोलते हो, कुछ लोग लैम्डा बोलते हैं, जो भी है सिग्मा। अब देखो यहाँ पे सिग्मा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ध्यान से एन यहाँ पे क्या है भाई, एन है हमारा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। देखो यहाँ पे समझ जाना हल्का सा, यहाँ पे ये 1 था, है ना, 1 से 1 करा और यहाँ पे 2 हुआ, यानी कि 1 + 2 भाई मिला के कितने हो गए मेरे दोस्त, मैं बताओ 3 हो गए भाई। यहाँ पे n इक्वल्स हमारा 3 आ गया, है ना भाई। यहाँ पे बेसिकली n को मैं डाल दूंगा 3, है ना। तो आपको इस तरह से आई निकालना है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, सुंदर, आगे चलते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त, अगर एसोसिएशन का केस है ना कि भाई Na + Cl मिला के NaCl बना रहा है ना, तो भाई यहाँ पे आपका हल्का सा चेंज है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे भाई 1/n-1 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप n कैसे निकालोगे, फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ आयंस यूज, यानी कि 1 और 1 मिला के भाई 2 हो गया, n = 2 हो गया, तो भाई यहाँ पे n = 2 आप डालना है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर भाई कोई ऐसा रिएक्शन आएगा भाई जहाँ पे एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है ना, भाई वहाँ पे जो आई आएगा आपका हमेशा 1 आ रहा होगा। आपको उसको एवरेज याद रखना है कि कभी भी नो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के केस के अंदर आई हमारा 1 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब देखो, सो सॉरी फॉर दैट, समझना भाई 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फटाफट आपको समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। पहला भाई हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो पहला फॉर्मूला, IXB = P0A - PT/P0A, इसको एज इट इज आपको याद रखना है, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे XB क्या है, आपको थर्मल फ्रैक्शन ऑफ B, P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, PT क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं XB को NB/NB + NA लिख सकता हूँ, है ना, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, राइट, है ना। और भाई मैं इस चीज़ को एवरेज दे सकता हूँ, बढ़िया। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, कि भाई जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, इस NB को हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो अगर भाई आपने इस NB को इग्नोर करा तो क्या होगा, I × NB/NA = P0A - PT/P0A, है ना। भाई बेसिकली आपको ये तीनों को रटना है, ठीक है, सिंपल बात है। आगे चलते हैं भाई। हाँ, एक और है, मतलब 4 में से 1 हो गया, 3 बचे, है ना। ये है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पे सिंपल याद रखना है, कुछ ज़्यादा सोचो मत, इसका डायरेक्टली सवाल आएगा, आपको इसमें से कुछ ना कुछ गायब कर देगा भाई, कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा, सिंपल, ठीक है। तो भाई सुनो, डेल्टा TB = I/kBm, KB इज़ व्हाट मेरे भाई, एबेलोस्कोपिक कांस्टेंट, स्मॉल m इज़ व्हाट, मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो डेल्टा TB को हम तोड़ते हैं कैसे, TB - T0B, TB इज़ व्हाट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर B, ठीक है। यहाँ पे I/kBm लिखा हुआ था, यहाँ पे I/kBm आ गया, सिंपल, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसी की तरह ना, इसी का भाई बंधु है भाई एक और, सॉरी, हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन जो तुम इस टाइम चल रहा है जेई के चक्कर में, है ना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अच्छा, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF = IKFM। अगर आप चेक करोगे ना, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, डेल्टा TB = IKBM, डेल्टा TF = IKFM, राइट। हाँ, अब देखो ध्यान से, डेल्टा TF के अंदर T0F है -TF है, लेकिन डेल्टा TB के अंदर TB - T0B है ना भाई। यहाँ पे नॉट बाद में आ रहा है और मेरे भाई यहाँ पे नॉट पहले आ रहा है, इसको याद रखना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और IKFM तो आते हैं, तो भाई इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेसिकली वही है, KF को हम भाई बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, TF इज़ व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर B, और हमारा M क्या है, मोलैरिटी, क्लियर। आगे चलते हैं।
ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल्स टू आई एम आर टी, एम इज व्हाट मोलैरिटी, आर इज व्हाट 1/12 और पाई इज व्हाट प्रेशर एट एटीएम इन एटीएम। ठीक है, अब समझना एक यहाँ पे छोटी सी बात आती है क्या, इसको आपको मैं एक सिचुएशन से समझाता हूँ। सिचुएशन से लेट से भाई आपके पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन में भाई आपका ये आ गया, दूसरा सोल्यूशन में भाई आपका ये आ गया, है ना। इसका प्रेशर ये है, इसका प्रेशर ये है। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों का ही जो पाई है वो दोनों का बराबर है तो भाई हम क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है बताओ, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक इज व्हाट बराबर, है ना। अच्छा, अगर पाई 1 ज़्यादा है पाई 2 से तो भाई हम क्या बोलेंगे कि भाई पाई 1 हाइपरटोनिक है, हाइपर है, ज़्यादा है, और पाई 2 क्या है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। ठीक है, जो कम होता है वो हाइपो होता है ना। ऐसे अगर इस पर चेक करोगे कौन सा ज़्यादा है बताओ, पाई 2 क्या हो गया, हाइपरटोनिक, मतलब हाइपोटोनिक पाई 2 हो गया, है ना, और पाई 1 क्या हो गया, हाइपोटोनिक। क्लियर है, बहुत टफ तो नहीं है, कर लोगे, आगे चलूँगा, बहुत बड़ा सुंदर, शाबाश, बेहतरीन। आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें समझते जाना बातों को। हाँ, बेसिक थिंग्स फॉर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता होना चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, मगर यहाँ पे ई नॉट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी कि ई आर इज व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नहीं लेना, आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आपको लेना होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो आपको चीज़ आनी चाहिए कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही होती है, राइट। भाई बेसिकली Zn फिर Zn2 प्लस, भाई यहाँ पे भाई बीच में दो डंडे आएंगे, Cu2 प्लस और Cu। अब ये तो मॉडर्न नहीं था, मगर आपको पता सवाल कैसा आ सकता है, यहाँ पे आप फंस सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कैसे करोगे, मतलब अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया भाई आप उससे केमिकल रिएक्शन कैसे लिखोगे। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 4 करो, है ना। 1 और 3 को मिला के साथ में लिख दो, 2 और 4 को मिला के साथ में लिख दो, खत्म, मैटर सेट। क्लियर है, इस तरह से आपको करना है ना। एंड वैसे ही वाइस वर्सा, अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो फिर से भाई आपको ये करना है, 1 2 3 4, फिर से भाई 1 और 3 को साथ में लिखो, 2 और 4 को साथ में लिखो, यहाँ पहुँच जाओगे। क्लियर है, आगे चलूँगा, वेरी नाइस। अब समझना ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। देखो इन जनरल भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व भाई हमें केमिकल रिएक्शन से मिल जाता है। जैसे कि भाई इसके अंदर, है ना, जनरली आपको क्या मिलेगा कि भाई यहाँ पे ना अगर आप चेक करोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स के आपको घपला दिख रहा है ना। यहाँ भाई देखो अगर आप चेक करोगे भाई यहाँ पे मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन का घपला दिख रहा है, तो भाई यहाँ पे मेरा n इक्वल्स टू 2 हो गया, है ना। वो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पकड़ना होता है। आप हर बार इस तरह से नहीं पकड़ पाओगे, है ना, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन भाई इन जनरल आप ऐसे पकड़ सकते हो, राइट। बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड, ये हो गया, हाँ जी हो गया। यहाँ पे F क्या है, 96500 कूलम, क्या 96500 कूलम, ठीक। अच्छा यहाँ पे हमारा आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और छोटी सी, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको इसको एज इट इज आ सकता है कि भाई डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला ये होता है। अब आर इज व्हाट, 2 कैलोरी बोल सकते हो, या फिर 25/3 जूल बोल सकते हो, या फिर 8.314 जूल बोल सकते हो आप मेरे दोस्त। क्लियर, बहुत बढ़िया। आपको क्या पता ही है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ये हो गया। हाँ अब भाई बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। जैसे कि पहली बात सुन लो, केमिकल इक्वेशन दी हुई है, आपको भाई ई सेल लिखना है, कैसे लिखोगे, और ध्यान से जब भी आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर कभी भी सॉल्ट दिख जाए इसको तो भूल जाना है। ऐसे सोचो कि भाई ये तो जिंदा है ही नहीं, तो एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म। अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, कैसे लिखते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 n लॉग। अब रुको, क्या आता है, अरे भाई हो जाना बैक, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा रिएक्टेंट, यानी कि इसमें भाई प्रोडक्ट कौन सा है मेरे दोस्त बताओ, एक ये है एक ये है भाई। लेकिन भाई इसको तो मैं बोला कि नेग्लेक्ट करो भाई, भूल जाओ उसको, हटाओ, ये एग्जिस्ट नहीं करता, हटाओ उसको, ठीक है। अब इसको पकड़ते हैं, एक्वस है ना, एक्वस मतलब भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लेंगे, लो भाई कांड हो गया, हाँ भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और आगे लिखा है जेड, तो भाई जेड लगा देंगे ऊपर, ये डन हो गया। रिएक्टेंट की बात करते हैं भाई, रिएक्टेंट भाई यहाँ पे एक्वस है फिर से, है ना, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और आगे मेरे दोस्त एक्स लगा हुआ है, तो भाई ऊपर हमारा एक्स आ गया, ठीक है। अब समझना यहाँ पे गैस है ना, क्या आपने कभी गैस का कॉन्सेंट्रेशन देखा है, ना जी ना, हमने तो हमेशा गैस का क्या देखा है, प्रेशर देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी का प्रेशर यानी कि
प्रेशर ऑफ बी, है ना, और आगे वाई लिखा है तो भाई आप यहाँ पे ऊपर वाई लगा दो, ठीक है। भाई ये बेसिकली आपका बढ़िया सा एक क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, इसको एज इट इज याद रखना। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। आगे चलते हैं दोस्त। अरे हो जाना दोस्त, हाँ ठीक है, मैं आपको उसको दे दूंगा एज इट इज, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वही है, एक्स से अगर इक्विलिब्रियम में वाई भी है ना, तो भाई बेसिकली ई सेल 0 आपका हो गया, और ई नॉट ऑफ सेल आपका क्या हो जाएगा फिर -0.06 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम का आ गया। तो इसको आप अभी छोड़ो, है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको आप अभी छोड़ो बिकॉज इसके अंदर इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। आप समझना रेजिस्टेंस क्या है, आपको बहुत मतलब 5वीं क्लास से पता है क्या, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, रो बाई होता है रेजिस्टिविटी, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल क्या है, एल इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इट्स ऑल अबाउट सेल। आपके भाई 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ भाई बीच में कहीं कुछ तो होता है, यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज होता है। आप समझना एल क्या है यहाँ पे, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये भाई इलेक्ट्रोड है ना, इनके बीच में जो एल है वो लेंथ है, राइट। बढ़िया, आप समझना, ये हो गया, वेरी वेरी नाइस, सुंदर, हाँ ठीक है। हाँ, और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, आपको बचपन से पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कंडक्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस का उल्टा है, यानी कि जी को से 1/r है ना, और इसका फॉर्मूला भी हमेशा उल्टा होता है कि अगर 1/r है तो भाई रेजिस्टेंस हमारा होता है रो एल अपॉन ए, जी है हमारा ए अपॉन रो एल, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। और आप समझ लो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को हम भाई बोलते हैं के, ठीक है। देखो चेक करो, तो भाई एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है के, जो भाई 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और हम भाई रेजिस्टिव मतलब इसको रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। तो भाई बेसिकली के को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। यहाँ समझ लो एक इम्पोर्टेंट बात क्या, कि कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है भाई वो होता है ओम इनवर्स या फिर एम एच ओ, या फिर आप उल्टा ओम लिख सकते हो, ठीक। ओम इनवर्स एम एच ओ या फिर उल्टा ओम, या फिर ये चीज़ हो गई है ना। अब कंडक्टिविटी का भाई क्या होता है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, वेरी वेरी नाइस। अब देखो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि भाई क्या बोलते हैं, अगर आप इसको रीअरेंज करोगे ना तो भाई आपको देखेगा के इक्वल टू जी एल अपॉन ए, या फिर अगर हम भाई मैं जी को लिख दूँ 1/r, तो भाई क्या बोल जाएगा कि के इक्वल टू एल अपॉन आर है ना। तो बेसिकली ये आपस में रीअरेंजमेंट चल रहा है, आप इसको कर सकते हो, बस आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होनी चाहिए, दैट्स इट। आपके पास मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, राइट, ठीक है। भाई बेसिकली ये चीज़ हो गया, सो सॉरी, हाँ इसको हटा दूँगा और क्या, बस बेस्ट, ठीक है। ये याद रखो, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ देखो यार, बात करते हैं भाई सेल कांस्टेंट के बारे में। भाई बेसिकली क्या है, बड़ा इजी है, हम इसको जी स्टार से डिनोट करते हैं। भाई यहाँ पे क्या होता है, या फिर सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा क्या है, एल अपॉन ए, यानी कि भाई लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और भाई ये किसके अंदर आता है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर यहाँ पे आपका आ रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, मोलर कंडक्टिविटी 2 चीज़ें होती हैं, देखो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले एक एक करके बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट, क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 के अपॉन एम। एम इज व्हाट, मोलैरिटी, ध्यान से, एम इज व्हाट, मोलैरिटी है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, 1000 के अपॉन एन, ठीक। एन इज व्हाट, नॉर्मैलिटी। अब देखो समझना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई डाइल्यूशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का के बहुत ज़्यादा है तो भाई वो उतना ही कम डाइल्यूट होगा, ठीक है। किसी का भी अगर के बहुत कम है तो भाई वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, ऐसा समझना। यानी कि जितना ज़्यादा के उतना गाढ़ा सोल्यूशन, जितना कम के उतना कम गाढ़ा सोल्यूशन, ठीक है। चलो आगे चलें, लेट्स गो ऑन द लास्ट टॉपिक, है ना, वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, ये भी समझ लो, बहुत इसमें तो बहुत आसान है भाई, ठीक है। बेसिकली क्या है, केमिकल काइनेटिक्स से भाई स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। पहली बात क्या, देखो रेट ऑफ रिएक्शन भाई, है ना। भाई बेसिकली क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, भाई आपके पास ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इसको टाइम लगता है, इसको भाई हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रेट ऑफ रिएक्शन का एक बेसिक एक फॉर्मूला है, वो क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। मतलब भैया क्या है, समझाता हूँ, टेंशन मतलब समझाता हूँ। फिर आप इसको याद रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। अब देखो कोई बंदा बोले कि भैया एक बात बताओ, ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शन दे दी, भैया आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ। हमेशा ध्यान से, जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड वालों का, यानी कि रिएक्टेंट्स का, तो भाई हमेशा भाई आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे ए है, इस पर हम ए का निकाल रहे हैं, और बी है, यहाँ पे हम बी का निकाल रहे हैं। अभी आप इसको इस वाले को भूल जाओ, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो
मैंने आपको क्या बोला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि भाई डेल्टा ए, बिकॉज हम भाई ए का लिख रहे हैं, पहले ए सबको हटाओ, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। केवल इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, बड़ा ईजी है। हाँ ठीक है, ये रिएक्टेंट ऐसे भाई माइनस लगाया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये आ गया है ना, अपॉन कोएफिशिएंट था भाई, कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स है, एक्स कोएफिशिएंट आ गया भाई, डेल्टा टी था, डेल्टा टी आ गया, ऐसे करना है। ठीक है, अब भैया मैं बोलता हूँ आपसे, सर सुनिए सर, इधर ही है, आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, फिर से बोल दूँ, रिएक्टेंट साइड है ना, तो भाई पहले माइनस लगाओ, ठीक है, फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ये आ गया, ये है ना, तो भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डालो, अपॉन कोएफिशिएंट है भाई, कोएफिशिएंट हमारा यहाँ पे क्या है, वाई है, तो भाई यहाँ वाई आ गया, और डेल्टा टी हमेशा आपका आता ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर, झक्कास भाई झक्कास, ठीक, वेरी नाइस। अब देखो मैं बोलता हूँ कि भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, मैंने कर देंगे, लेकिन अब की बार समझना, ये प्रोडक्ट साइड है, यानी कि भाई अब की बार माइनस नहीं आएगा, अब की बार माइनस नहीं आएगा। ठीक, अच्छा अब समझो फिर से, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज यानी कि डेल्टा सी अपॉन कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट हमारा भाई z है, तो भाई यहाँ पे आ गया z, और डेल्टा टी हमारा यहाँ से उठा के हमने यहाँ डाल दिया, सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही आप भाई डी का भी कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, चलो एक बात और भाई, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक, अच्छा अब कोई बच्चा बोलते कि नहीं भैया ये तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो बच्चा बोलते कि भैया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बड़ा सिंपल है, चेंज जहाँ जहाँ आपको चेंज दिख रहा है भाई वहाँ पे आप लगा दो डी, डी 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 डी, खत्म, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ चुका है, सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, वेरी नाइस। अब देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जब भी आपसे बोलेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस निकालने को, आपको बहुत इजी सिस्टम करना है। आपको बस यहाँ से ये जो आपके आगे जो कोएफिशिएंट लिखे हुए थे ना, इनको मत लिखो, बाकी भाई सेम तरह से रेट लिखना है आपको, यानी कि जैसे कि अगर भाई मैं इसके अंदर से ये हटा दूँ, है ना, तो भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आ चुका है, ये देखो चेक करो, ये और ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है भाई, बेसिकली क्या करना है आपको, जब भी डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस का सवाल आएगा, कुछ नहीं करना, नीचे से मेरे भाई कोएफिशिएंट हटा दो, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ और ये हटा दो, ये आपके डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का रेट आ गया, सिंपल, बहुत बढ़िया। फिर से बोल दूँ, डिसअपियरेंस किसका होगा, जो लेफ्ट साइड में है, और अपीयरेंस किसका होगा, जो राइट साइड में है ना, बिकॉज रिएक्टेंट खत्म होता है और भाई प्रोडक्ट बनता है, सिंपल। आगे चलते हैं, ये हो गया फर्स्ट। हाँ अच्छा, अब देखो रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, थोड़ा सा ये पेचीदा है, आपको समझ में आएगा, लेकिन देखो हमारे पास लेट्स से केमिकल रिएक्शन है, ठीक, एक्स ए प्लस वाई बी विल गिव यू जेड सी प्लस डब्ल्यू टी, बहुत बड़ा सुंदर। अब किसी बंदे ने कहा कि हाँ भैया ऐसा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, बताओ क्या होगा, सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या बोलता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, एक कॉन्स्टेंट है, एक जनरल कॉन्स्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, मैं के ले रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इनटू मोल फ्रैक्शन, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर समथिंग, अब वो समथिंग हम निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है ना, प्लस इनटू जो सेकंड वाला रिएक्टेंट है, यानी कि भाई जो बी है उसका कॉन्सेंट्रेशन ले लिया और उसके ऊपर कोई और पावर लगा दी। वापस समझाता हूँ मैं इस बात को, एक बार समझाता हूँ क्या करना है। किसी ने भाई आपको ये रिएक्शन दे दी, मैंने कहा हाँ जी दे दी, बोला भाई रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, बड़ा सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट मार दो, मैंने बोला के मार देते हैं, आपने बोला बहुत बढ़िया, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लेना है, ठीक है, और कोई भी मेरे भाई पावर आप मार सकते हो। अब ध्यान समझना, जो भी मेरे भाई आपने पावर मारी है वो कहलाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक, और ध्यान समझना, क्या इसका मतलब ये है कि भैया अगर मैंने आपको केमिकल रिएक्शन दे दिया तो क्या आप खुद अपनी आंखों से देखकर उसका रेट ऑफ रिएक्शन देख सकते हो, बिल्कुल नहीं, गलत है, बिकॉज यू डोंट नो कि भाई यहाँ पे ए और बी क्या होने चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी की बात कर रहा हूँ, क्या होने चाहिए, है ना, तो ये चीज़ हमेशा एक्सपेरिमेंटली दिखाई जाती है। लेकिन रुको, लेकिन अगर भाई मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी कि भाई सुन इधर आ, आपने बोला हाँ ये बताओ, ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में खत्म हो जा रही थी, आप बोलोगे भैया सुनो अब मैं निकाल दूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन जो होता है ना उसके अंदर जो ये आपने ऊपर ए और बी लगाए होते हैं ना, वो और कुछ नहीं होते बल्कि इन्हीं के कोएफिशिएंट्स होते हैं।
वापस समझाऊँ इस बात को। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल। मैंने कहा कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू ए की, ए का कॉन्सेंट्रेशन की पावर समथिंग होता है और बी का कॉन्सेंट्रेशन की पावर समथिंग होता है। अभी जो समथिंग मैंने बोला यहाँ पे एक्स आ जाएगा, बिकॉज ए के साथ एक्स लगा हुआ है, बिकॉज ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, और बी के साथ वाई लिखा हुआ है, इसलिए भाई मैंने आपको यहाँ पे वाई लगवा दिया। बात समझ में आती है? इस तरह से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। लेकिन आप, अगर मैं आपको ये नहीं बताया कि ये वन स्टेप रिएक्शन है या फिर नहीं है, देन यू कांट कमेंट ऑन इट कि भाई ये ए और बी, आपको ये नहीं पता कि कौन से होंगे। बात समझ में आती है? अच्छा, आप समझ लो, आपसे कोई पूछे कि भैया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं करना आपको, इसको और इसको मिला दो, यानी कि ए प्लस बी विल गिव यू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा जी, वेरी गुड। जो भाई मैंने आपको सिंगल स्टेप वाली कहानी समझे, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि इफ इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये वाला। तो भाई आप वही कर सकते हो कि आप जो ऊपर एक सेकंड होगा कि मेरे भाई आप जो उसके ऊपर लगाओगे ना, ये है ना, वो इसके कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। अब आगे इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इसका भाई जो यूनिट है, के का यूनिट क्या होता है भाई, मोलैरिटी की पावर 1 - n, और ये टाइम इनवर्स, ठीक। चलो वेरी गुड, ये कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली अच्छे से याद रखनी होंगी। बढ़िया, आगे चलते हैं। ऑर्डर, अब देखो बेसिकली भाई मैं आपको तीन तरीके के बेसिक में आपको ऑर्डर सिखा रहा हूँ, दो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझना। पहले आप ये समझो कि ऐसे हो रहा है कि अगर भाई ए आपका रिएक्टेंट है और कुछ इसमें वगैरह वगैरह हो गया, रिएक्शन हो गया, भाई ये ए से भी बन रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ना मेरे भाई, सुनते जाना, स्टार्टिंग में मेरे भाई ये ए 100 ग्राम था, और जो बी था वो 0 ग्राम था। अब ये 40 ग्राम रह गया और भाई ये 60 ग्राम बन गया 10 मिनट के अंदर। तो क्या हुआ? तो अब क्या होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। ज़्यादा सिचुएशन समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ जी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसका जो रेट है, रेट के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0। अरे सोचो ना यार, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जिसका भाई ऑर्डर 0 है ना, भाई रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 0, ठीक है भाई, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब अगर किसी कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, भाई उसका जो ये होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू A0 - KT। अब समझ लो बता रहा हूँ। ए क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और भाई टी क्या है, टाइम। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। मैं आपको ये वाली चीज़ क्यों समझाई, सॉरी मैंने आपको अभी तक ये वाली चीज़ क्यों समझाई, समझते हैं बात को। देखो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 100 है, ठीक है, बताओ 100 है। अच्छा बताओ 100 या नहीं है? हाँ जी है ना भाई। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, हमारा ए क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है ना भाई, रिमेनिंग मेरा 40 है, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक। और भाई 10 मिनट के अंदर हुआ, तो भाई यहाँ पे जो टी आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बताओ। ये ऐसे सवाल आएंगे भाई, समझ में आती है? तो सवाल कैसे आएंगे, कहेगा भाई ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए दे देगा, A0 दे देगा, टी दे देगा, कहेगा फाइंड के। इतना आसान सवाल आने वाला है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब बात समझते हैं और आगे की, ठीक है। अब एक चीज़ होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज व्हाट, की कितने वक्त बाद ये जो 100 ग्राम है ना, ये मेरे भाई 50 ग्राम रह जाएगा। जैसे कि भाई यहाँ पे तो 100 ग्राम से 40 ग्राम होने के लिए भाई इसको 10 मिनट लगे थे ना, मगर 100 ग्राम से मेरे भाई 50 ग्राम होने के लिए भाई इसको लगभग लगेंगे 8 मिनट। अरे मैं ऐसे ही एवरेज मार रहा हूँ, है ना। तो 100 ग्राम से 50 ग्राम होने के लिए कितने उसको मिनट लगेंगे, 8 मिनट। तो भाई टी हाफ क्या हो गया इसका, 8 मिनट। कि जब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा रह जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टी हाफ, ठीक है। तो भाई इसका भी बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू A0/2K। A0 इज व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और 2K क्या है हमारा, 2 तो नॉर्मल है भाई, K हमारा है ये रेट कांस्टेंट, ठीक है, वेरी गुड, है ना। आपको डायरेक्टली वही ये देगा और आपको A0 और टी दे देगा, और आपसे ये टी हाफ पूछ सकता है, K पूछ सकता है, वगैरह वाले ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इस क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन के अंदर 100 ग्राम से 0 ग्राम तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगा, तो भाई हम उसको बोलते हैं लाइफ टाइम। तो भाई कितना टाइम लगता है, A0/K, ठीक है। तो भाई ऐसा समझ लो मेरे भाई, एग्जाम्पल के समझाता हूँ आपको। अरे भाई मिट जाना यार दोस्त, वेरी गुड।
100 ग्राम से 50 ग्राम पहुँचने में इसको 10 मिनट लगे, है ना। भाई 100 ग्राम से इसको 0 ग्राम पहुँचने के में लगभग लग जाएंगे इसको 17 मिनट, है ना। तो भाई अपना टी कितना हो जाएगा, 17 मिनट, ठीक है। अब भाई ये तो मैंने एजम्पशन से करा ना, अगर आपको तो फॉर्मूला से करना तो भाई फॉर्मूला आपका ये रहा, फॉर्मूला भाई जिंदाबाद, क्लियर है, बहुत बढ़िया, सुंदर। आपको इस तरह की चीज़ों को समझना होता है। आ रही हो, आपको समझ में आ रही होगी, आगे चलते हैं। अब देखो समझना, आपने मैथ्स के अंदर y इक्वल टू mx प्लस सी पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बस वही यहाँ पे काम आने वाली है, समझना। कुछ आपके ग्राफ बता रहा हूँ आपको। एक ग्राफ ये है, मैं आपको सिखा दूँ कैसे है ये। y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स है, ये देखो, इससे अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो भाई देखो y आपका a है, तो भाई यहाँ पे a आ गया। यहाँ पे जो एम एक्स है, मतलब बेसिकली अभी आपका x है, वो t है, तो भाई यहाँ पे t आ गया। और देखो आपका स्लोप m होता है ना भाई, यानी कि माइनस के है भाई, माइनस के यानी कि भाई नेगेटिव स्लोप होगा। और भाई y इंटरसेप्ट इज a नॉट, है ना, तो भाई कुछ y इंटरसेप्ट होता है, भाई ये रहा है a नॉट, ये देखो ये a नॉट है, राइट। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं इस बारे में, बिकॉज ये एक रिविजन सेशन है, मैं आपको हर चीज़ सिखा नहीं सकता यहाँ पे। आपको बेसिकली इसको याद रखना, इसको याद रखना, और भाई इसको याद रख सकते हो, है ना। बेसिकली जो ये वाला ग्राफ है भाई, वो भी यहीं से आया है, यहाँ से आप लगा लेना y इक्वल्स टू mx प्लस सी, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बेसिकली ये और ये सब याद रखने हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलो। ये हो गया वेरी गुड। अब भाई बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। क्या है, बड़ा सिंपल है, देखो समझना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर भाई कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 होगा। जैसे भाई यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन था ना, भाई 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, सिंपल, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जैसे भाई मैंने आपको इसके लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिया था, वैसे भाई इसके लिए भी एक बड़ा सा फॉर्मूला है। वो क्या है भाई, बड़ा सुंदर फॉर्मूला है, समझते हैं ना। वो क्या है, ln a इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी। वापस बोलूँ, ln a इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी, ठीक है। ln इज व्हाट, नेचुरल लॉग, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि आपको जब भी नेचुरल लॉग को एक लॉग 10 में कन्वर्ट करना होता है, आप क्या कर रहे होते हो, मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट, काम किया मैंने लिख के रखा था आपके लिए यार, मैंने फिर क्यों लिखा था, एक मिनट को, हाँ ई अच्छा ये लिखा है, चलो कोई बात नहीं। देखो ई अपॉन 2.3 इक्वल्स टू 10, ये है ना। जब भी आपको किसी भी लॉग ई वाले को लॉग ई लिखा हुआ है ना, लॉग ई वाले को आपको हमेशा लॉग 10 में कन्वर्ट करना हो ना, कुछ नहीं करना आपको, लॉग ई वाले को 2.303 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो भाई मैंने बेसिकली क्या करा कि भाई इसको 2.303 से डिवाइड करा, 2.303 से भाई इसको डिवाइड करा, ठीक है। इसको तो बेसिकली हम यहाँ पहुँच गए, ठीक। अब देखो ये आ गया log 10 इक्वल टू log a नॉट 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। आपने इसको 2.303 से डिवाइड करा था ना, है ना। भाई यहाँ पे ये चीज़ आ गई, इसके एवरेज समझ में आती है ना, ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज ये चीज़ आपको एवरेज याद रखनी है, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला वाला याद रखो। कैसे, यहाँ से भाई मैंने के को जब अलग करा तो भाई बेसिकली मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम सवाल यहीं से आपके आ रहे होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अच्छा बात करते हैं टी हाफ के बारे में। जैसे भाई हमने यहाँ बात करी थी ना कि टी हाफ, है ना, कि भाई ये आधा कब खत्म हो जाए या फिर आधा इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है कब बचेगा, कितने टाइम में बचेगा, कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, ln2 अपॉन के। व्हाट, ln2 अपॉन के, भाई ln2 की जो न्यूमेरिक वैल्यू वो क्या है, 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो बेसिकली टी 50% है, टी हाफ है, वेरी गुड। आगे समझ में आती है बात, वेरी गुड। अच्छा एक बात और, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इसके अंदर कई बार सवाल आ जाता है ना, तो भाई उसका फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। देखो यार जितनी भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं ना, हर एक चीज़ के अंदर से चीज़ें उठा के खींच के मैंने इसके अंदर घुसा दी है एकदम से, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई नो कि मैं आपको थोड़ा सा तेज समझा रहा हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जितना मैं ये इन नोट्स को चाट के जाओ, आपका मज़ा आ जाएगा आपको यार, ठीक है। बहुत सुंदर, हर एक चीज़ कवर है, ये भी चीज़ कवर है ना। अब देखो एक बात और इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से मैंने टी हाफ को टी 50% बोल दिया, उसी तरह से मेरे भाई मैं टी 75% को बोल सकता हूँ टी, आई मीन 2 टी हाफ, टी 90% को भाई मैं बोल सकता हूँ टी 90% को भाई मैं बोल सकता हूँ 3.3 टी हाफ, टी 99% को मैं बोल सकता हूँ 6.66 टी हाफ, और टी 99.9% को मैं बोल सकता हूँ 10 टी हाफ। इसके सवाल आए हुए हैं, मैंने इस चीज़ को इसलिए इसके अंदर इंडल्ज किया, ठीक है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। एक लास्ट छोटा सा फॉर्मूला वो क्या है,
ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। इसको भी आपको याद रखना है, अच्छा सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलीव कर सकते हो, है ना। मतलब बेसिकली पता बात क्या होती है ना, अगर आप इसमें लॉग ले लोगे तो आपने ऐसे ही लॉग लिया तो भाई आप इस वाले इक्वेशन पहुंच जाओ, कहाँ गया ये वाला इक्वेशन, आप इस इक्वेशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। सो बेसिकली भाई ये सब कन्वर्जन है, लेकिन मैं आपको वापस बोल दूँ, आपको जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक मिनट रुकना जरा मेरे भाई। हाँ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि देखो यार, आप यहाँ वहाँ से चीज़ें करके कर तो सकते हो, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला वाला याद रखो, ये भी याद रखो, और ध्यान से ये भी याद रखो, ज़रूर याद रखने हैं। आई नो कि इनमें कन्वर्जन हो सकते हैं, लेकिन आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम में आके आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं फिर से बोल दूँ, ये जो 4 ग्राफ हैं आपको इनको भी अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। मैं वो इनमें क्या समझाऊंगा बताओ, है ना। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जो इक्वेशन है वहाँ से आप जैसे कि अगर आप समझोगे, देखो ln है ना, देखो अगर आप इस वाले में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाते हो लेट्स से, है ना, तो आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा सिंपल सा। लेकिन मैं फिर से बोल दूँ, ये ग्राफ आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि अच्छा हाँ भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्या होता है, ln यहाँ पे होता है, t यहाँ पे होता है, भाई एक ऐसा वाली ग्राफ होता है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। उसका भाई जो स्लोप होता है माइनस के होता है, और जो y इंटरसेप्ट होता है वो ln a नॉट होता है, ये देखो चेक करो, ठीक है, ऐसा आपको करना है, ठीक है। सो दिस वाज इट, थर्ड वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। अच्छा एक बात और कि भाई एक अगर एनथ ऑर्डर रिएक्शन आ गया, एक जनरल रिएक्शन कि भाई अगर लेट से 5th ऑर्डर रिएक्शन आ गया, होता है ऐसा, सवाल आएगा नहीं, लेकिन मैं फिर से जस्ट इन केस अगर आपका आ गया सवाल गलती से, है ना, तो क्या करना है, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, है ना, सिंपल सी बात है। और हाँ भाई के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n माइनस 1 इंटू टी, और ये मतलब बेसिकली फॉर्मूला है 1/a की पावर n माइनस 1 माइनस 1/a नॉट की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ऐसा मत सोच लेना गलती से भी क्या कि इसके अंदर अगर आप n इक्वल्स टू 0 या फिर n इक्वल्स टू 1 डालोगे तो भाई आप 0 ऑर्डर या फिर 1 ऑर्डर रिएक्शन में पहुँच जाओगे, नहीं भाई, है ना। ये जो n है, n लाई करता है 2 से लेके 10 तक, बस बात समझ में आ गई भाई। 0 1 के लिए ज़्यादा दिमाग लगा के कुछ ऐसा मत कर लेना, आपको इसको और इसको तो एज इट इज याद रखना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कभी आगे आ जाता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली वही लिखा है कि फॉर n इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, वेरी नाइस वेरी नाइस। वो अब देखो बात करते हैं, एक और तरीका है, जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि भाई फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको मेरे भाई 2 रिएक्शन दे दिए, मैंने कहा हाँ जी, और उनके टी हाफ दे दिए भाई, आप टी हाफ से भी डायरेक्टली ऑर्डर निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ उसका, टी हाफ मतलब दोनों के टी हाफ का रेशियो, यानी कि टी हाफ ऑफ 1 अपॉन टी हाफ ऑफ 2 इक्वल्स टू रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 की पावर 1 माइनस n, खत्म। यहाँ से भाई आपको ये दिया हुआ होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, यहाँ से आप n निकाल सकते हो, बात समझ में आती है, वेरी गुड, ठीक है। फिर से बोल दूँ इस बात को, ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अरे सॉरी, हाँ सॉरी यहाँ पे ए नॉट लगाना रह गया, हाँ ठीक है, ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मैंने गलती से रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया था बिकॉज मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया था, है ना। आप नॉट लगा लो, ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा और टी क्या है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अब ये हो गया 6। हाँ आगे समझो, RNS इक्वेशन, बहुत सारे सवाल यहाँ से आने वाले, समझते जाना। RNS इक्वेशन इज व्हाट, K इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। आराम से समझाता हूँ, A क्या है हमारा, आर्हेनियस कॉन्स्टेंट है, EA इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, वापस बोल दूँ इस बात को, EA इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। और R इज व्हाट, R इज बेसिकली 25/3 और 8.314, ठीक। और सॉरी T क्या है हमारा, टेम्परेचर इन केल्विन, और साथ में K इज व्हाट, रेट कांस्टेंट एज यू नो इट वेरी वेल, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब मैं फिर से बोल दूँ इस बात को, अगर आपका मन है कि भैया मैं तो उसको लॉग में करना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ लॉग ले लो, लेफ्ट और राइट साइड में आपको भाई यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ई के अंदर आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको ई से 10 में जाना है, क्या करना है, इस पूरे को 2.303 से डिवाइड कर दो, देखो चेक करो, जब भी आप ई को 2.303 से डिवाइड करोगे 10 वाले लॉग में पहुँचोगे, है ना। तो बेसिक जब आप करोगे ना तो आपके पास तो भाई आपके पास ये देखने को मिलेगा, चेक करो, आपके पास यहाँ से यहाँ जाओगे तो भाई आपके पास ये कुछ देखने को मिल रहा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, एक तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रटो, बैठ के आइए रटो, ठीक है। और एक और,
अगर मैं क्या करूँ, मतलब एक और फॉर्मूला है, वो है ये वाला, ये ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। लॉजिक में पूछना, बिकॉज लॉजिक मैं आपको दे सकता हूँ, इसका मैं आपको डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने देखो स्टार मार्क पहले से करे हुए थे, है ना, इन दोनों को अच्छे से रट लो, याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली है क्या भाई, देखो जब आपको ना दो रिएक्शन दिए हुए हैं, है ना, भाई दोनों रिएक्शन का अलग अलग के होगा, तो भाई एक का K2 है, एक का K1 है, अलग अलग टेम्परेचर होंगे, तो एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। बेसिकली ये आपको निकालना होता है जो भी रहेगा, तो भाई बेसिकली आपको यहाँ से ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, आज एक लास्ट चीज़, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब समझना यार, बेसिकली दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या होता है देखो, एक्सोथर्मिक इज व्हाट, इसके अंदर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है, मैं इसको छूंगा और मेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक इज व्हाट, गर्म, बाहर से गर्म है, ठीक है, यानी कि भाई बेसिकली ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। और एंडोथर्मिक इज व्हाट, मैं इसको छूंगा ना, मेरा हाथ ठंडा पड़ जाएगा, बिकॉज इसने इस चीज़ की एनर्जी अपने अंदर खींच ली, यानी कि एब्जॉर्बिंग एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब समझना, दो तरह के प्रोफाइल डायग्राम है, बड़ा सिंपल है। ये भाई हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, सॉरी ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, एज यू नो इट वेरी वेल। अब समझना, हमेशा क्या होता है ना कि जब भी आपका रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा हो, सॉरी रिएक्टेंट से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा होता है, जैसे समझ लो ये एक क्या बोलते हैं, हमारा कौन सा रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम वाला, हाँ, ये एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है, यानी कि इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है ना। तो अब होता क्या है इसके अंदर, समझाता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन है, समझ सकते हो कि जब भी आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, हमेशा क्या होता है, ऐसे एनर्जी पता है किस तरह से बढ़ती है, देखो ये नॉर्मल है ना। अब भाई रिएक्शन स्टार्ट हुआ है ना, तो भाई एकदम से बहुत तेज एनर्जी बड़ी 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 और एकदम से नीचे, और भाई अब ये प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ती है ना भाई, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब भाई ये जो नीचे आती है, सॉरी ये जो नीचे आती है भाई, है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक, वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर मेरे भाई, है ना। अच्छा, अब क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और यह है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बीच में जो ये गैप है ना, हम इसको बोलते हैं डेल्टा एच, ठीक, बहुत बढ़िया। और भाई हम इस पूरे तो भाई आज तक जो मैक्सिमम, सुनो, आज तक जो मैक्सिमम एनर्जी इस पूरे के पूरे रिएक्शन ने अचीव करी है भाई, हम उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि ये यहाँ से जाके यहाँ गया ना, तो बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन, ये वाली जो एनर्जी है भाई, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। बात समझ में आती है, क्लियर सी बात है, ईजी है, ठीक है। अब देखो यार, बेसिकली आप मुझसे पूछोगे भाई ये डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल है, आप देख के सकते हो, बताओ डेल्टा एच क्या होगा। अगर मैं इतने में से इतना माइनस कर दूँ तो डेल्टा एच आ जाएगा, यानी कि ई आर माइनस ई पी, ठीक है। अच्छा जी, या फिर अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि अगर मैं ई ए बी में से अगर ई ए एफ माइनस कर दूँ तो वही, तो भाई ये डेल्टा एच आ जाएगा, है ना भाई, वही लिखा है ई ए बी माइनस ई ए एफ, क्लियर, बहुत बढ़िया। आपको ये चीज़ बस पता होनी चाहिए, क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, ई टी एच क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, आपको मैंने बताया था, ठीक, वेरी गुड। अब भाई ऐसे ही बताते हैं एंडोथर्मिक के बारे में, यही बड़ा सिंपल है मेरे भाई, सॉरी ये बड़ा सिंपल है। देखो क्या होता है यहाँ पे, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है ना भाई, बड़ी 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 बड़ी, अरे सॉरी गलत हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ ये भाई देखो, बड़ी 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 कम हो गई, कम कम कम, हाँ ये देखो ये हुआ, बात समझ में आती है। इसीलिए देखो, इसलिए भाई एंडोथर्मिक इज व्हाट, जब आप इसको छूते हो तो भाई ठंडा होता है, यानी कि एनर्जी कम है ना, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि भाई प्रोडक्ट अंदर ज़्यादा गर्म है, इसलिए भाई इसने बीकर को ठंडा कर दिया है ना। तो भाई देखो एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा है, ये देखो एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्ट की, भाई यहाँ पे एनर्जी रिएक्टेंट की कम है, ठीक है। इसलिए इसका प्रोडक्ट ज़्यादा गर्म है, और प्रोडक्ट का गर्म होने का मतलब क्या कि भाई ये जो बॉटल है ये ठंडी हो जाएगी। बहुत प्रोडक्ट ने कहाँ से गर्मी ली, अपनी सराउंडिंग इसके अंदर है, बात समझ में आती है। ऐसी बस आप चेक कर सकते हो, अगर आप चेक कराऊँ कि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ना वो ज़्यादा होती है ना, लेकिन आप जैसे से बढ़ा है ना, यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भाई कम हो गई, यानी कि अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम हो गई, प्रोडक्ट की अगर एनर्जी कम है तो भाई कम कैसे हुई, बिकॉज उस प्रोडक्ट ने एनर्जी अपनी बाहर निकाल दी। बाहर निकालने का क्या मतलब है कि भाई जो बॉटल है गर्म हो जाएगी अंदर बाहर से, बात समझ में आती है, ये मैटर है, क्लियर है। अच्छा जी, सेम कहानी भाई यहीं पर चलती है कि अगर आपको डेल्टा एच निकालना है, क्या करोगे भाई, इसमें से अगर मैं ये निकाल दूँ काम हो जाएगा, यानी कि भाई ई पी माइनस, सॉरी यानी कि ई पी माइनस सी आर, तो ई पी माइनस सी आर आ गया। और एक और तरीका डेल्टा एच निकालने का, क्या,
डेल्टा एच निकालने का तरीका ये है, अगर मैंने क्या करा, इतने में से अगर मैंने ये माइनस कर दिया भाई ये आ जाएगा, है ना। तो भाई वही करा, ई ए बी सॉरी हाँ, ई ए एफ माइनस ई ए बी, ये चेक करो, है ना। तो बेसिकली आपको डेल्टा एच आ जाएगा, ठीक है भाई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टुडेज सेशन। आपको ई टी एच क्या होता है हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो रहा होता है। फिर से बोल दूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि आज तक आपका जो रिएक्शन है उसने आज तक कितनी मैक्सिमम एनर्जी अटेन करी है, समझ गया बात को। ये रहा हमारा ई टी एच। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सो भाई दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्मॉल सा वीडियो, ठीक है। मैंने भाई पूरी कोशिश करी कि हर एक पॉइंट कवर कराऊँ यार मैं आपको, और मैं आपसे एक दिल से बात करना चाहता हूँ कि ऑनेस्टली आई हैव प्रिपेयर्ड दिस हैंड पिक क्वेश्चन ओनली फॉर यू गाइज यार। अगर आपको उसको डेफिनेटली बाय करना है भाई, प्लीज़ बाय इट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मुझे पता है ना कि भाई जो चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन करी है उसमें कितना दम है यार। सो बाय करना, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा मैं आपको। और लेट्स रैप इट अप, ठीक है। हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भाई आप एक लाइक और कमेंट और डेफिनेटली शेयर तो कर ही देना अपने उसको फ्रेंड के साथ में, जिसकी भाई उसकी भी हेल्प हो रही है। और भाई तुम दोनों साथ ही साथ में IIT पहुँच रहे हो अपने भैया को, थैंक्स बोल रहे हो ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, सायोनारा। और बढ़िया से पढ़ाई करो, तुम IIT चले जाओगे यार, टेंशन मत लिया करो, मेहनत करो, ठीक है। चलो बाय बाय।